देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा पहले 16 नंबर वाला करा देते हैं, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है वो करेंगे। सिर्फ 11 बाकी है, बाकी सभी कर लेंगे। 11 देखते होगा आज टाइम तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखते पहले कितना टाइम लगता है। इलास्ट्रेशन 16 ठीक है, ये लास्ट है इलास्ट्रेशन का। इसके आगे का सारा क्वेश्चन हम लोग का हो गया है एक्सेप्ट 11। बोल रहा है आदित्य लिमिटेड इज एन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग जॉब ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द कस्टमर। मतलब कस्टमर जैसा डिमांड करेगा उस तरीके का प्रोडक्ट ये बना के दे देता है अपने कस्टमर को। मतलब बेसिकली जॉब जॉब कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है, मतलब जॉब बेसिस पे काम करते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट month it has been completed 3 जॉब A, B and C। उन्होंने 3 जॉब कंप्लीट किया। जैसे कि मैंने बोला कि स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम करने का मतलब ही होता है जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। द फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अलावा ये सारे खर्चे जो है किए गए हैं। खर्चे में क्या क्या है? पहला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट फॉर जॉब ए, हायर चार्जेस पेड फॉर मशीन यूज्ड फॉर जॉब वर्क बी, सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट्स 50,000। ठीक है, हमें फाइंड आउट करने क्या बोला है देखते हैं। अच्छा और भी दिया है वन टाइम लाइसेंस फी पेड फॉर सॉफ्टवेयर यूज टू मेक कंप्यूटराइज्ड ग्राफिक्स फॉर जॉब सी, सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर, कैलकुलेट द डायरेक्ट एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल टू ईच जॉब। ठीक है, हमें डायरेक्ट एक्सपेंस फाइंड आउट करना है हर एक जॉब में जो हम लोग एट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला बात है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो कॉस्ट जो हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन जो मेटेरियल कॉस्ट भी नहीं है और जो लेबर कॉस्ट भी नहीं है। मेटेरियल और लेबर कॉस्ट के अलावा ऐसा कोई भी कॉस्ट जो हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि क्या हो सकता है, ऐसा बोल सकते हो कि मेटेरियल भी नहीं है लेबर भी नहीं है। नॉर्मली मेटेरियल को 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई किया जाता है, लेबर को 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन ऐसा और कौन सा कॉस्ट है जो मेटेरियल लेबर के तरह ही 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाइबल है बट मेटेरियल या इम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है, इसके अलावा कुछ है, उसी को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे पावर फ्यूल के लिए कुछ जो खर्चे हमारे वो डायरेक्ट कैसे? गुड मॉर्निंग मैम। वो 1 यूनिट फिनिश गुड्स में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैम तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, पावर एंड फ्यूल। कैसे पावर फ्यूल कैसे होगा? वो तो फैक्ट्री ओवरहेड है। कॉस्ट शीट में भी लिखा हुआ है, प्राइम कॉस्ट से पहले कहाँ पर लिखा है? कॉस्ट शीट में। अच्छा दिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ? तो मैम ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी है उसका भी। यहाँ पर इस चैप्टर में चैप्टर नंबर, चैप्टर तो बताओ। एक्चुअली नो मैम, नो वेट वेट, वो मेरे ख्याल से उसका जो सेकंड पॉइंट है कैसे जा सकता है? कंसेप्ट तो समझो। पावर फ्यूल, पहला बात है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है जो 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई, 1 यूनिट बन के निकला उसमें कितना पावर या फ्यूल का कॉस्ट लगा वो कभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो मुझे वो तो कैसे होगा, पहले लॉजिक तो समझो कैसे पॉसिबल है। क्योंकि पावर फ्यूल कैसे, अच्छा बोलो तो घर पे खाना बना रहे हो बता दोगे अगर 5 लोगों का खाना बनाए हो कितना किलो चावल यूज किए हो बता दोगे मेटेरियल, लेकिन कितना आग लगा बता दोगे, कितने रुपए का आग का खर्चा हो? वही तो, कैसे बताओ? तो जो 1 यूनिट में बता सकते हो, ठीक है। अब मान लो किसी कुक को देके खाना बनवाए, ठीक है, तो वो बोल देगा 1 जन का खाना बनाने का हम इतना लेते हैं, 5 जन होगा तो इतना लेंगे, तो लेबर कॉस्ट हो गया। ये सब एग्जाम्पल हम लोगों ने
जब बेसिक किया तब भी किया, मेटेरियल में भी मैंने ये सारी चीज बोले, अगेन सेम चीज को ही हम बोले जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा कोई एग्जांपल तो जो ना तो मेटेरियल है ना तो लेबर है, जैसे खाना वाला ही मैंने बोला, ना तो मेटेरियल है ना तो लेबर है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। कोई भी एक एग्जांपल तो मैंने तुम लोग को बेसिक्स में, जिन्होंने बेसिक वाला क्लास किया है, नोट्स मैंने शेयर कर दिया था, मेरा हैंड रिटन नोट्स नोट डाउन करने बोला था, सब लिखा हुआ है जिनको शेयर किया है, ठीक है, या फिर पहले भी कभी तो सुने होंगे। जैसे अगर कोई मशीन को हायर चार्जेस पे लाए और उसका पेमेंट अगर पर यूनिट पे कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक मशीन को खरीदा नहीं हम लोगों ने, ठीक है, रेंट पे जैसे मशीन लाते हो वैसे हायर चार्जेस भी बोला जाता है। अब उस मशीन का 1 यूनिट गुड्स को प्रोड्यूस करने का मान लो वो लोग रेंट लेते हैं कि अगर 10 लाख यूनिट बनाओगे तो इतना रेंट लेंगे, तो पर यूनिट निकल गया, ठीक है। यूनिट बेसिस पे जो होगा वही मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, इसका कोई फिक्स्ड बात नहीं है। कोई भी चीज अगर यूनिट बेसिस में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते वही मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में तुम लोग को कुछ नहीं करना है, बस बताना है कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। मैंने लॉजिक बताया, कौन सा 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर पाओगे वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट, क्या ये हम लोग का डायरेक्ट होगा या नहीं होगा, ये बताओ, ये सुनो। ये डायरेक्ट कॉस्ट, ये कभी डायरेक्ट नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये 3 लाख रुपए का खर्चा बता सकते हो एक एक यूनिट के लिए कितना हुआ है? नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट फॉर जॉब ए, ये क्या होगा? मैम ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। हाँ, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जॉब ए के लिए ही है, बाकी किसी के लिए है ही नहीं, तो फिर ये तो उसी जॉब में एलोकेट होगा। तो उस जॉब में जितना यूनिट बनेगा उस पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते, भले ही हमें एक यूनिट नहीं बताए, लेकिन वैसे भी ब्लूप्रिंट का जो कॉस्ट है वो हम लोग का, क्योंकि पर्टिकुलर जॉब का बता दिया है, किसी ये जैसे 3 लाख ये तीनों के लिए है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जिस चीज को हम लोग पूरे जॉब में आइडेंटिफाई डायरेक्टली कर पाएंगे वो भी हम लोग का क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। ये जॉब ए का जो खर्चा, ये तो और किसी बाकी जॉब में जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो जॉब ए का इतना हो गया। अब इसको जब ऐड ऑन करोगे, जितना यूनिट बना है उससे इसको डिवाइड करने से ये पर यूनिट में ही आने वाला है, किसी और तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और फिर बोला है हायर चार्जेस पेड फॉर मशीन यूज्ड फॉर जॉब वर्क बी 40,000, ये भी डायरेक्ट। ये भी डायरेक्ट है। हाँ, क्योंकि जॉब भी बता दिया है और हायर चार्जेस बोला है फॉर मशीन यूज। देखो यहाँ पर कितने यूनिट के लिए भले ही ना बोला हो, लेकिन ये तो सिर्फ जॉब, इसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। जब किसी खर्चे को मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो वो ओवरहेड या इनडायरेक्ट होता है। सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंस, बोलो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि ये ए में भी जाएगा, बी में भी जाएगा, सी में भी जाएगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है तो फिर डायरेक्ट नहीं है, ये नहीं जाएगा, ठीक है। ये एक जगह पे नहीं जाएगा, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे करना है? जैसे सैलरी को नॉर्मली नंबर ऑफ जो ऑफिस अटेंडेंट्स है उस पे कर सकते हैं, या फिर उन्होंने कितना टाइम डिवोट किया है, जो हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है उस पे करते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर ओवरहेड में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोला है वन टाइम लाइसेंस फी पेड फॉर सॉफ्टवेयर यूज टू मेक कंप्यूटराइज्ड ग्राफिक्स फॉर जॉब सी, ये भी डायरेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जॉब सी में ही एट्रीब्यूट होगा। उनके ग्राफिक्स डिजाइन के लिए उन्होंने ये खर्चा किया हुआ है। सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि ये एबीसी तीनों में जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग को लिख के दिखाना है बस, कैलकुलेट डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तो लिख लो कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। पर्टिकुलर्स जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। सबसे पहले कौन सा खर्चा आया? डायरेक्ट वाला, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट फॉर जॉब ए, प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट फॉर जॉब ए 1,40,000। और नेक्स्ट आ जाएगा हायर चार्जेस पेड फॉर मशीन यूज्ड फॉर जॉब बी, हायर
चार्जेस, मैंने सिर्फ हायर चार्जेस लिख दिया, जॉब बी के नीचे लिखना है 40,000, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जॉब बी है। और नेक्स्ट है, सैलरी तो नहीं आएगा, ये वाला लाइसेंस, लाइसेंस फी फॉर सॉफ्टवेयर, ये जॉब सी में था 50,000, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस 1,40,000, 40,000, 50,000, ठीक है। और बाकी जो नहीं होगा वो लिख देना है, ठीक है, उसका नोट देना पड़ता है इस तरीके के क्वेश्चन में। जैसे सबसे पहले वो ऑफिस एंड सैलरी नहीं हुआ, ऑफिस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज ओवरहेड, और ओवरहेड का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये पहला। उसके बाद सैलरी जो था, सैलरी पेड टू ऑफिस अटेंडेंट्स is classified under, ये कहाँ जाता है, ऑफिस, सैलरी वाला भी कहाँ जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पार्ट होता है। और जो मार्केटिंग मैनेजमेंट को सैलरी दिया गया वो किस हेड में आना चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सही, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाइज होता है ना, ओवरहेड कॉस्ट शीट जो बनता है वो फंक्शन वाइज बनता है, इज क्लासिफाइड अंडर सेलिंग। ऐसे क्वेश्चन देखने में तो छोटा सा है, लेकिन ये नीचे क्यों नहीं आया वो लिखना जरूरी है, तभी पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, ऐसा सेम और एक भी क्वेश्चन है, वो भी मतलब सनसेट आंसर्स में नंबर बैंक कैसे रहता है कि इस पॉइंट में इतना नंबर, इस पॉइंट में इतना नंबर, मतलब नंबर बाइफरकेशन, नोट्स में जैसे हम लोग 10 पॉइंट नोट्स लिखते हैं तो हर एक नोट का 0.4 नंबर, 0.35 नंबर मिलेगा। पूरे क्वेश्चन में रहेगा। अगर नोट नहीं लिखोगे तो फिर मतलब ऐसे क्वेश्चन में तो नोट लिखना पड़ेगा ना। अगर मान लो ऐसे में अगर 4 मार्क्स भी है कम से कम, तो सिर्फ ये लिख के आने से बाकी क्यों नहीं हुआ, वो तो देखो किसी भी चीज में हमें लिखना पड़ता है ना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोगों ने लिया नहीं, क्योंकि हाँ हमें पूछा क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंस बताओ, तो बाकी सब डायरेक्ट नहीं है, एटलीस्ट वो तो लिखना पड़ेगा। अगर कुछ भी ना लिखो कि अदर एक्सपेंसेस दैट इज दिस वन, दिस वन, दिस वन आर ऑल ओवरहेड, या फिर अगर ये नहीं भी लिखते हो किसके अंडर है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ चीज को इग्नोर करने से तो लिखना पड़ता है कि क्यों इग्नोर, क्योंकि ये पूछा ही उस बेसिस पे ना, ये कोई कैलकुलेटिव तो है नहीं, हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो जिसको सिलेक्ट नहीं किए, क्यों नहीं किए वो लिखना पड़ेगा। अगर कैलकुलेटिव पार्ट होता तो ठीक है, नहीं भी लिखते चलता है उतना नोट, लेकिन ये तो देखो कुछ कैलकुलेशन क्या है, वो तो हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद ऐड कर रहे हैं, वो तो कोई कैलकुलेशन हुआ नहीं, मतलब नॉर्मली जैसे लेबर कॉस्ट में कैलकुलेशन। इसमें भी सेम वैसा ही है, देखो द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वेर इनकर्ड इन आदित्य लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023, ठीक है। इसमें भी हमें कैलकुलेट करके बताना है डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा होगा इस मंथ के लिए। जैसे यहाँ दिया है पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, तो बोलो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला है वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, ये हम लोग का इनडायरेक्ट, ये किसका पार्ट होता है, फैक्ट्री का, ऑफिस का क्यों होगा। बिल पेड टू जॉब वर्कर,
डायरेक्ट, अगर कोई जॉब पे है तो डायरेक्ट, ठीक है। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, बोलो। डायरेक्ट रॉयल्टी क्या होता है? नॉर्मली डायरेक्ट होता है। देखो रॉयल्टी का 3 तरीके का सिस्टम होता है। एक होता है कि हम लोग यूनिट बेसिस पे पे कर रहे हैं, एक होता है कि टोटल बेसिस पे पे कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हमें कुछ नहीं बोलता है तो नॉर्मली रॉयल्टी यूनिट बेसिस पे ही होता है, पर यूनिट बेसिस पे रॉयल्टी लगता है, तो इसी बेसिस पे हम लोग इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। फी पेड फॉर टेक्नीशियन हायर्ड फॉर द जॉब, डायरेक्ट, क्योंकि मैम उस, हाँ बोलो। मैम बोल रहे थे कि पावर एंड फ्यूल तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा ना, उसको तो हम लोग एज अ डायरेक्ट ही ट्रीट करते हैं। पावर फ्यूल डायरेक्ट होगा? पावर फ्यूल ये तो फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। लेकिन कॉस्ट शीट में तो इसको डायरेक्ट होगा, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी सच एज पावर एंड फ्यूल, उसके बाद आपका फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, ये तो ठीक है। अच्छा ठीक है, ये देखते हैं। पावर फ्यूल देखो नॉर्मली तुम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाते हो वहां लिखते हो तो वो तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही लिखना पड़ता है। यहाँ पे हाँ बट इन्होंने इसको तो डायरेक्ट ही बोलते हैं मैम ना। इसके अलावा किस चीज को बोलो? वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्राइम कॉस्ट में पहले लिखा है इसको। हाँ वहाँ, हाँ वहां तो लिया है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिया है? यहाँ वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर इज डायरेक्ट, डायरेक्ट। एक मिनट, ये गलत लिखा है हम लोगों ने। ये है डायरेक्ट तो है, लेकिन क्या कॉस्ट है? ম্যাম যদি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের জন্য হয় প্রোডাকশন গুলো তাহলে ওটা ডাইরেক্টের জন্য টার্ম হবে। नहीं एक्चुअली हमें पूछा नहीं है ना डायरेक्ट मटेरियल या लेबर, हमें क्या पूछा है? डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये है डायरेक्ट इम्प्लॉय कॉस्ट ही है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही है। फैक्ट्री वाला है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। फैक्ट्री वाला है तो डायरेक्ट ही वे है ये डायरेक्ट वेजेस, लेकिन डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल के अलावा बाकी चीजों को तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। इसीलिए ये वाला यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये इम्प्लॉय कॉस्ट है। हमें क्या लेना है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब अभी स्टार्टिंग में बोला था ना, अदर देन लेबर, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। तो ये डायरेक्ट तो है लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगा, ठीक है। हम पावर फ्यूल वाला देखते हैं। बिल पेड टू जॉब, जॉब जो बोला है वो तो डायरेक्ट ही होगा, क्योंकि उसी जॉब में जाके एलोकेट हो जाएगा। यहाँ पर भी जॉब बोला है तो उसी जॉब में जाके एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये रॉयल्टी बोला है तो रॉयल्टी का 3 तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर रॉयल्टी को हम लोग डायरेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए काम हो रहा है तो पर्टिकुलर एक ही जॉब का बात हो रहा है, तो हम लोग मान सकते हैं उसी जॉब के लिए रॉयल्टी लगाए तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट इसे ले सकते हैं, मतलब इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस मान सकते हैं। और अगर पर यूनिट बेसिस पे नहीं होता है तो फिर हम लोग उसे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मानते। अगर ऐसे क्वेश्चन में मैं कुछ बोला है लेकिन कुछ तो बोला नहीं, देन हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो खुद ही बता रहे हैं कि हम डायरेक्ट नहीं है, ओवरहेड का मतलब ही क्या होता है, तो इसको तो लेना है ही नहीं। फिर कमीशन पेड टू सेल स्टाफ, ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो जाएगा और वो ओवरहेड का पार्ट होता है। अच्छा, रहा बात हम लोग का पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल तो नॉर्मली पावर एंड फ्यूल को तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में ही लेते हैं, लेकिन इन्होंने भी यहाँ पर इसको डायरेक्ट एक्सपेंस लिया हुआ है। लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्शन के साथ में रिलेटेड है ना, डायरेक्टली तो डायरेक्ट ही हाँ, होना लेकिन चाहिए। जब कॉस्ट शीट करोगे तो देखना वहां पर पावर फ्यूल को कहाँ लिया जाएगा देखोगे, तब वहां पर पावर फ्यूल को मेरे हिसाब से, मुझे जितना लगता है पावर फ्यूल जो है वो हम लोग का कोई भी कॉस्ट शीट में देखने से पता चलेगा, ठीक है। पावर फ्यूल को जो ম্যাম है हम যদি लोग का, ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের জন্য যদি হয় পাওয়ার ফুয়েল তাহলে ওটা ডাইরেক্ট হবে। हाँ अगर अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए नॉर्मली पावर फ्यूल लगता है तो वो फिर डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन कॉस्ट शीट में मुझे जितना लग रहा है कि हम लोग जब करते हैं तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट ही तो लेते हैं पावर फ्यूल का। अच्छा ठीक है, एक बार इसको डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम फिर इसका कंफर्मेशन करते हैं बाद में देख के, ठीक है। बाकी तो समझ में आया होगा, ये वेजेस वाला कंफ्यूजन तो हट गया होगा। वेजेस वाला हम लोग का डायरेक्ट इम्प्लॉय कॉस्ट है, इसीलिए नहीं होगा। और ये तो जॉब वाला है तो इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉयल्टी वाला भी मैंने बोला लेना है, और ये वाला देखो ये भी जॉब का है, ये तो ओवरहेड है। और ये भी हमारा क्या है, कमीशन, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ठीक है। पावर फ्यूल वाला क्योंकि सिर्फ इसी जॉब के लिए हो रहा है तो डायरेक्ट लिया है। पावर फ्यूल देखो जब भी प्राइम कॉस्ट ऐड होता है उसमें 3 चीज आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस।
और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नॉर्मली पावर फ्यूल मैंने कभी उतना वॉच नहीं किया, ठीक है, एक बार लिखते हैं, देखते हैं, रुको पावर फ्यूल होगा कि नहीं। चलो एक बार इसको लिख लो जो भी है, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। पहला वही पावर फ्यूल लिख देते हैं, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, देखेंगे इसको। पावर एंड फ्यूल 4,80,200। सेकेंड, बिल पेड टू जॉब वर्कर 9,66,000। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन 8,400। fee paid to the technician 96,000। अब इसका ऐड करके देखो, ये 4 ही आने वाला। और यहाँ पर नोट दे देते हैं जो नहीं आएगा, जैसे वेजेस इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि वो डायरेक्ट तो है लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। वेजेस पेड इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसीलिए नहीं आएगा। डायरेक्ट है लेकिन लेबर कॉस्ट है, इसीलिए नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो खुद ही बता रहा है कि इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड का मतलब ही इनडायरेक्ट होता है, तो इसको तो हमें लेना है ही नहीं। और थर्ड वाला कमीशन पेड टू सेल्स स्टाफ, ये अंडर सेलिंग ओवरहेड आए। सेलिंग ओवरहेड, ठीक है, सेलिंग ओवरहेड लिखो, सेलिंग एक्सपेंस लिख सकते हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे एक बार, यहाँ मैंने स्टार लगाया है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखते, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है मिस्टर ए वर्किंग बाय एम्प्लॉई 10 स्किल्ड वर्कर, ठीक है, एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर, तो 10 लोगों को लेके मिस्टर ए काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है ही इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सम इंसेंटिव स्कीम, वो कुछ इंसेंटिव स्कीम लगाना चाहते हैं, या तो हेल्थ स्कीम जो कि 50% बोनस वाला, या रोवन स्कीम जो कि wages payment for increasing the employee productivity to cope with the increased demand for the product by 25%। क्या बोला है देखो, रोवन स्कीम ऑफ वेजेस पेमेंट फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, क्योंकि देखो एम्प्लॉय को अगर पैसा ज्यादा मिलेगा, बोनस वगैरह मिलेगा, तो एम्प्लॉय जो है खुश होगा, खुश होने से वो ज्यादा एफर्ट देगा, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ना चाहिए, बाय 25%, मतलब अगर पहले 100 यूनिट होता था तो अभी कितना होना चाहिए, 125। He feels that if the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase, he feels that if the proposed incentive scheme could bring about to an average 20% increase over the present earning of the worker, it could act as sufficient incentive for them। बोल रहा है कि अभी वर्कर लोगों को जितना भी पैसा मिलता है उससे अगर प्रेजेंट इंसेंटिव स्कीम से अगर 20% एक्स्ट्रा उनको अर्निंग हो तो वो उनके लिए सफिशियंट होगा ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन करे, ठीक है।
to produce more and he has accordingly given this assurance to the worker, और उन्होंने वर्कर को ये assurance भी दिया है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो अर्निंग है वो 20% बढ़े, बदले में हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कितना बढ़े, 25%। फिर बोल रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ एश्योरेंस द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज रिवील्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। बोल रहा है कि ये सब एश्योरेंस जो दिया था उसके हिसाब से इन्होंने देखा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा है। कैसे पता चलेगा, यहाँ देख के बोल रहा है आवरली रेट वेजेस, बोला है ये आवरली बेसिस पे कितना वेजेस दिया जाता है, 40 रुपीज। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस बाय वन वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस, पहले जब काम वो लोग करते थे उसके हिसाब से एक पीस बनाने में एक वर्कर को कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द मंथ कितना है, 25। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे फॉर ईच वर्कर कितना है, 8। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 1250। ठीक है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब ये इंसेंटिव स्कीम के बाद का हुआ है कि इंसेंटिव स्कीम के बाद इनका प्रोडक्शन कितना हुआ है, 1250 यूनिट। ठीक है, और इसके पहले ये कैसे प्रोडक्शन करते थे, एक पीस बनाने में एक वर्कर को कितना टाइम लगता था, 2 घंटा। ठीक है, अब इन्होंने कितना काम किया है पूरे मंथ में, 25 डेज और एक दिन में 8 आवर्स, और वेज रेट है 40 पर रुपीज पर आवर बेसिस पे। कैलकुलेट करने बोला है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर अंडर हेल्थ स्कीम एंड रोवन स्कीम। हमें इफेक्टिव रेट निकालना है। इफेक्टिव रेट का मतलब टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स वर्क। ठीक है, हेल्थ से में निकालना है, रोवन में निकालना है। फिर सेकंड बोला है कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम। ये बताएंगे कैसे होगा, पीस बेसिस पे निकालना है। पहले इफेक्टिव अर्निंग निकालना है, तो हम लोग को क्या चाहिए, हेल्थ से में टोटल क्या चाहिए, वेजेस, और रोवन में भी टोटल वेजेस चाहिए, और उसके साथ और भी 2 चीज चाहिए, टोटल आवर्स वर्क और टोटल आवर्स वर्क। टोटल वेजेस में ही बोनस इंक्लूड होता है। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे निकालोगे, तो देखो बोनस तो तब मिलेगा अगर उन्होंने टाइम बचाया होगा। ठीक है, तो टाइम बचाया है कि नहीं कैसे पता करोगे, देखो अभी तो इन्होंने 1250 यूनिट बनाया है। ठीक है, अगर 1250 यूनिट बनाते हैं पहले के हिसाब से तो कितना टाइम लगना चाहिए था, तभी तो पता चलेगा। हाँ, ये देखो एक पीस बनाने में 2 आवर्स लगता है, तो 1250 इतना करने से जितना आएगा, कितना आ रहा है, लेकिन ये क्या पूरा निकला हमारा टोटल, ये तो टाइम अलाउड है। तो ये तो टाइम अलाउड के बेसिस पे ही निकल रहा है, टाइम अलाउड ही आएगा। 2 घंटा तो टाइम, ये तो एवरेज, ये तो पहले का स्टैंडर्ड टाइम है ना, तो इतना टाइम दिया गया था। अब उन्होंने इतना प्रोडक्शन किया, अगर हम लोग ये निकाल लेते इतना प्रोडक्शन करने में करेंटली उन्हें कितना टाइम लगा, करेंटली टाइम कितना लगा, वो थोड़ी ना दिया हुआ है कि करेंटली कितना टाइम लगा। वो अगर निकाल लोगे तो ही ना कंपेयर कर पाओगे कि ये काम को करने में पहले वो जितने एफिशिएंटली कर रहे थे उसमें जितना टाइम लग रहा था अब कितना लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, तब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उन्होंने टाइम कितना लिया। तो लिखो पहले एक्चुअल टाइम टेकन, और एक्चुअल टाइम भी तो निकालना पड़ेगा तब कंपेयर करेंगे। एक्चुअल टाइम भी कहाँ दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम थोड़ी ना दिया हुआ है कि 1250 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, पहले वो निकालेंगे। लिखो सबसे पहले वर्किंग नोट ही बना रहे, सबसे पहले वर्किंग नोट ही बनेगा क्योंकि हमें तो सिर्फ इफेक्टिव आवरली रेट निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअल टाइम टेकन, पहले ये निकालते हैं एक्चुअली उन्होंने कितना टाइम लिया टू प्रोड्यूस 1250 पीसेस। अच्छा बोलो कैसे निकालोगे, 1250 पीसेस बनाने के लिए उनको कितना टाइम लगा, कैसे निकालोगे। 1 पीस 2 आवर्स, ये जो है ये हम लोग का स्टैंडर्ड है, हम लोग निकालना चाहते हैं कि इतना बनाने में इनको इस बार कितना टाइम लगा होगा। क्योंकि वर्किंग आवर देखो months के में जितना दिन काम किया है और आवर्स जितने हैं उससे मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। कितना हो रहा है फिर बोलो। 200 आवर्स 200। एक जन के लिए, वन वर्कर 200 आवर्स। देखो ऐसे करना चाहिए, हमें एक एक चीज देखना चाहिए। देखो 25 दिन काम हुआ है, ठीक है, एक दिन में कितना घंटा काम होता है, तो 25 डेज यानी पूरे मंथ में कितना काम। लेकिन एक वर्कर तो नहीं होता, इन्होंने बोला था 10 वर्कर को लेके काम करते, ये एक वर्कर का है। ठीक है, एक वर्कर
हर एक वर्कर 25 दिन काम किया है, ठीक है, क्योंकि हर रोज तो 10 वर्कर आते थे, ठीक है, और एक वर्कर 8 घंटा काम करता है, ठीक है, तो इसको फिर इनटू क्या करना पड़ेगा 10, तब जाके पता चलेगा कि टोटल कितना आवर्स लगा है, 2000 आवर्स ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसको पूरा लिखना जरूरी होता है, तो हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं, हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 25 डेज। अगर नहीं लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलता है। 8 आवर्स पर डे, और ये लिखने में बहुत दिक्कत होता है, ऐसे तो समझ में आ जाता है लेकिन लिखना आना चाहिए। इनटू हो जाएगा 10 वर्कर, ठीक है। अब इसको देख के ऊपर लिखो क्या क्या होगा। ये 25 क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। इन ए मंथ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग आवर्स नंबर ऑफ वर्कर, ये हो गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करके देख लो कितना निकल के आ रहा है, 2000 आवर्स, ठीक है। ये पहले हम लोगों ने निकाल लिया कि इन्होंने कितना टाइम लिया, ठीक है। अच्छा, अब इस हिसाब से और हमें ये निकालना पड़ेगा कि अगर ये पहले के हिसाब से काम करते तो इनको कितना टाइम लगता है ना, तो ये निकालो यहाँ पर। टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से इनको कितना टाइम दिया गया था, टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस किया 1250 पीसेस, ये निकालो, बोलो कितना होगा टाइम अलाउड, मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड हुआ या टाइम दिया गया था, तो इनको टाइम कितना दिया गया, एक पीस बनाने का 2 घंटा, तो 1225 पीस 50 पीस बनाने का, तो इतना इंटू 2 टाइम अलाउड, तो कितना आ रहा है ये वाला 2500 आवर्स, ठीक है। तो टाइम तो बचा है, ठीक है, टाइम तो बच गया 500, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे टाइम सेव्ड 2500 माइनस 2000, तो ये हो गया 500 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब इनको हम लोग फिर मैम दे इसमें हर चीज का नोट बनाकर करना पड़ेगा क्या? हम थोड़ा डिफरेंट नहीं, लिख लेते हैं। एक्चुअली नोट बनाना पड़ेगा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर तो पूछा है ना, सिर्फ इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग बताओ पर आवर, तो वो मेन आंसर है, इसीलिए इसको हम वर्किंग नोट का पार्ट करती है। अच्छा, तो मैम जो किए वो आपको हम पिक्चर भेज देते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा कि ठीक है या नहीं। तो ठीक है, भेज दो। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 में, ठीक है। टाइम से तो पता चल गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे इसके बाद, टाइम वेजेस भी निकालते हैं, ठीक है, कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो टोटल वेजेस फॉर 10 वर्कर, ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है। 10 वर्कर का वेजेस कितना है, वर्किंग नोट हम लोग जस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन के नीचे बना सकते हैं कि मेरे आंसर के बाद ही वर्किंग नोट, क्वेश्चन के सोल्यूशन के बाद ही बनाना चाहिए। मतलब फॉर्मेट जो भी करना है उसके बाद वर्किंग वर्किंग उसके लास्ट में या बिगनिंग में भी कर सकते सबसे लास्ट में ही होना चाहिए। हैं, बिगनिंग में करने से तो कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, जो बिगनिंग क्लिक करना चाहिए। क्या पता, हम लोग तो बचपन से कोई भी रफ वर्क होता है तो उसको तो लास्ट में ही किया जाता है, उसको फास्ट में कैसे कर लेंगे। लेकिन अभी हम इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये तो अभी हम लोग क्लास में नॉर्मल कर रहे हैं नॉर्मली। अब इसमें कितना लाइन जगह रखना है वो तो पता ही, इफेक्टिव आवरली अर्निंग एक पेज रखोगे, ये दोनों आंसर सोल्यूशन में चला जाएगा, उसके हिसाब से ज्यादा भी रख दोगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं कि तुमने पेज वेस्ट कर दिया। वर्किंग नोट को आगे कैसे लिखोगे, हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम ऐसे ही करवा रहे हैं नॉर्मल। बाकी हम ऑलवेज बोलते हैं वर्किंग नोट पीछे, जैसे तुम लोग अकाउंट्स बनाते हो तो वर्किंग नोट आगे नहीं होना चाहिए, ऑलवेज पीछे ही करना चाहिए। वर्किंग नोट कैसे आगे हो। अच्छा, टोटल वेजेस फॉर 10 वर्कर्स निकालो कितना होगा, बोलो टोटल वेजेस कितने आवर्स पे मिलेगा, 2000 आवर्स पे मिलेगा, वेजेस निकाल 2000 आवर्स इंटू ₹40, ₹40 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। 80,000 ना 80,000 होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर लिख देते हैं 2000 का मतलब एक्चुअल आवर्स वर्क इंटू
गारंटेड वेजेस बोला है यहाँ पर, ठीक है, तो वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, गारंटेड वेजेस 80,000। अच्छा, ये निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे बोनस, ठीक है, बोनस कितना है हेल्थ के स्कीम में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट निकालो कि बोनस। अब देखो मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट 3 किया है, तुम लोग एक ही वर्किंग नोट के अंदर लाइन बाय लाइन कर सकते हो, वो तो देखो अपना मर्जी, उसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि ये 1 2 करके लिखना ही पड़ेगा, 1 लिख दिया उसके अंडर ही सब कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है, पॉइंट लिख लिख के। अब वर्किंग नोट नंबर 4, बोनस अंडर हेल्थ। तो बोनस कैसे निकालोगे, बोनस कैसे आता है हेल्थ से में 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ठीक है, लिखो तुम लोग 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। टोटल वेजेस इसमें नहीं आता, वो बोनस रेशियो में आता, इसमें नहीं आता। 50% इंटू टाइम सेव्ड। अब टाइम सेव्ड कितना है यहाँ निकाले हैं उसको देख के, अब देखो यहाँ निकाल लिए, अगर नहीं निकालते तो वहां निकाल लेते, तो एक ही बात है, ऐसा नहीं है कि इसी में टाइम सेव्ड तुम लोग को लिखना जरूरी है, ऐसा बात नहीं है, तुम लोग चाहो तो यहाँ भी टाइम सेव्ड निकाल सकते थे। अब निकाल लिया है तो 500 लिख दो, और अगर किसी ने नहीं निकाला है तो यहाँ पर माइनस कर दो। ये बोनस आवर आता है इंटू वेज रेट 40 रुपीज पर आवर, मतलब 250 आवर्स इंटू 40 करने पे जितना होगा 10,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं टोटल वेजेस। नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। नॉर्मल वेजेस कितना था वो भी निकाल लिया, अगर नहीं निकालते ये 80,000 तो यहाँ निकालते, ठीक है, निकाल लिया है तो देख के लिख लेते हैं, अगर नहीं निकाला होता तो यहाँ निकाल लेते। 90,000, ठीक है। अब इसके साथ साथ ही ना हम रो 1 वाला भी निकाल लेते हैं, उसके बाद एक बार में आंसर लिख लेंगे, ठीक है। अब रो 1 वाला निकाल लेते हैं, अब ये आ गया तो इफेक्टिव आवरली रेट भी आ जाएगा। अब वर्किंग नोट नंबर 5 करके रो 1 वाला निकाल, बोनस अंडर रो 1, ठीक है। तो रो 1 में हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो बोनस, ठीक है, बोनस कैसे निकालोगे, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस। टाइम सेव्ड कितना था 500 आवर्स, सेम ही तो होगा, ठीक है, और टाइम अलाउड था 2000 आवर्स इनटू नॉर्मल वेजेस कितना था 80,000, ठीक है, वो निकाल लिया है तो यहाँ लिख रहा है, अगर नहीं निकालते तो फिर यहाँ कैलकुलेट करना पड़ता। तो ये कितना आएगा, अच्छा ये टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड क्या 2000 था कि 2500 था, टाइम अलाउड, ये तो एक्चुअल टाइम टेकन है, टाइम अलाउड टाइम तो अलाउड 2000। 2500 था। हाँ हाँ 25, ये गलत लिख किया मैंने, डेटा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तुम लोग ठीक कर लो, अगर मेरे से देख के लिख लियो तो इसमें कितना आ रहा है 16,000, ये आ जाए। अच्छा अब टोटल वेजेस, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। नॉर्मल वेजेस 80,000 और ये 16,000, ठीक है, 96,000। अब देखो ये वर्किंग नोट में नहीं करके इसको भी सोल्यूशन में कर सकते हो, नो इश्यूज, ऐसा बात नहीं है, देखो वो प्रेजेंटेशन का बात है, अगर तुम लोग सोचोगे कि हम लोग इस चीज को, एटलीस्ट इस चीज को, ये जो टोटल वेजेस वाला है इसको चाहो तो सोल्यूशन का पार्ट कर सकते हो, लेकिन हमें पूछा क्या है कि इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग बताओ, तो हम लोग बस उतना सा सोल्यूशन में रख सकते हैं। देखो लिखना तो हमें पूरा ही पड़ेगा, चाहे तुम लोग वर्किंग नोट में लिखो या फिर तुम लोग उसको कैसे भी लिखो, ठीक है, लिखना तो पूरा ही है। तो इफेक्टिवली रेट ऑफ अर्निंग, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखना जरूरी होता है, ठीक है, टोटल अर्निंग, सॉरी टोटल वेजेस, टोटल नॉर्मल वेजेस या टाइम वेजेस, टोटल नॉर्मल वेजेस या टाइम वेजेस प्लस बोनस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स
इफेक्टिव आवर्स लिख दिया मैंने, ठीक है, इफेक्टिव आवर्स। अब हेल्से में यहाँ पर मैंने एच लिख दिया, यहाँ पर आर लिख दिया, ठीक है। अब इस पे निकाल लेते हैं, तो इस पे टोटल, और यहाँ पर हम लोग का जो नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस हेल्से में हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है 90,000। तो अब ये वर्किंग नोट 4 से लिया, ऐसा फिर इसमें लिख सकते हो कि ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, वर्किंग नोट नंबर 4। नहीं तो चाहो तो फिर यहाँ पर भी वो एड ऑन किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। और इन्होंने कितने टाइम काम किया, 2000, ठीक है, 2000 आवर्स। और ये भी कौन से वर्किंग नोट से है, उसको भी यहाँ पर लिख सकते हो कि कहाँ से आया, ये वाला 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ₹45 पर। और यहाँ पर रो 1 का, अच्छा ये 96,000 था, और नीचे तो 2000 आवर्स ही रहेगा क्योंकि इनका भी 2000 आवर्स ही था। ये वर्किंग नोट नंबर 1 से, और 96,000 जो है वर्किंग नोट नंबर 5। ₹48 पर। सेकंड हमें पूछा है कि कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, इन टर्म ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर स्कीम। अगर हम लोग लेबर को पेमेंट पीस हिसाब से देते, ठीक है, तो हम लोग का क्या सेविंग्स होता। तो लिखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हेडिंग करो इफेक्टिव कॉस्ट, अच्छा क्या है, सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर स्कीम। अच्छा, इफेक्टिव कॉस्ट पर पीस, पहले ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब देखो क्या बोल रहा है, अगर हम लोग आवरली बेसिस पे पेमेंट ना करके, ये जो है ना, ये जो निकाला है ना हम लोगों ने, इफेक्टिव क्या निकाला है, आवरली रेट, इसकी जगह निकालना है इफेक्टिव पीस रेट। तो इफेक्टिव पीस रेट निकालोगे तो कैसे निकलेगा, ये रुपीस पर आवर आया क्योंकि नीचे क्या लगाए थे, आवर, तो इसकी जगह क्या लगाओगे, तो फिर इफेक्टिव रेट पर पीस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हाँ, जितना पीस इन्होंने प्रोडक्शन किया है उस हिसाब से, ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिव कॉस्ट जो है, अच्छा इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, पहले इसका लिख देते हैं, क्या लिखने बोला है, ठीक है। इसमें लिखते हैं, लिखो सेविंग्स टू मिस्टर ए, ये लिखना पड़ेगा एक बार, सेविंग्स टू मिस्टर ए का सेविंग्स कितना, सेविंग्स भी निकालना है, ठीक है। सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मैंने डीएलसी लिख दिया अभी शॉर्ट में, पर पीस अंडर स्कीम, पर पीस अंडर स्कीम्स, मतलब दोनों ही, ठीक है, हेल्से और रोमन दोनों में ही होना चाहिए। सेविंग्स भी बताना है कि अगर आवर के बदले अगर पीस में दे रहे हैं तो उसके बाद बोल रहे पर पीस के बेसिस पे क्या सेविंग्स है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ कि इम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस कितना हो सकता है, इम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस जो है वो कितना है, कोई भी मेथड से नहीं, नॉर्मल बताओ, इम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस कितना है, ₹40। 40 पर आवर, और एक पीस को बनने में 2 आवर लगते हैं, तो 80 रुपीस पर 2 आवर। देखो यहाँ पर बोल दिया है कि 2 घंटे में एक पीस बनता है, ठीक है, तो कोई अगर 1 घंटा काम किया तो उसे कितना पैसा मिलेगा, 40। फिर 1 घंटा काम किया तो कितना मिलेगा, 40। तो 2 घंटे में उसे कितना मिल गया, 80 रुपीज। तो हम लोग अब 2 घंटे में कितना यूनिट बना, एक पीस। तो हम लोग बोल सकते हैं एक पीस बनने पे 80 रुपीज मिलता है। तो पर पीस ऐसे निकालना है, ठीक है, पर पीस कोई भी स्कीम के बिना, नॉर्मल, जैसे नॉर्मल वेज रेट आवरली है वैसे नॉर्मल पीस रेट निकल गया, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखो, इफेक्टिव कॉस्ट पर पीस हो जाएगा 2 आवर्स इंटू कितना करना है, ₹40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ₹80 पर पीस। ऐसे भी कर सकते हो कि 2 घंटे में, ये लिख के भी कर सकते हो, एक घंटा काम करने से 40 रुपीज मिलता है, 2 आवर्स में एक पीस बनता है, तो इसका मतलब 80 रुपीज जो है एक पीस के लिए। वो चाहो तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का हो गया इम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस, लेकिन ये किसी मेथड से नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग हेल्से में देखते हैं कॉस्ट पर पीस कितना आएगा, और एक बार रो 1 में देखेंगे कि कितना आएगा कॉस्ट पर पीस। अब वो तो जैसे मैंने अभी बोला, तुम लोगों ने बोला ना, वैसे ही निकालना है। टोटल वेजेस ले लो, कितना था, 90,000 डिवाइडेड बाय 1250 पीसेस,
तो ये कितना होगा, ₹72 पर पीस, और ₹96,000 डिवाइडेड बाय 1250 पीसेस पर पीस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ये 90,000 तो हम लोगों ने आवरली वाला लिया, क्योंकि देखो हेल्से का कैलकुलेशन कैसे होता है, टाइम सेव्ड के हिसाब से होता है। बोनस क्या है, आवरली बेसिस पे था, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, और उसमें हम लोगों ने 40 लगाया था, 40 तो हमारा आवरली बेसिस पे। सेम तरीके से अगर देखो तो टोटल वेजेस भी वैसे। फिर ये पीस से कैसे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि हेल्सी और रोवन जो है वो आवरली छोड़ के किसी तरीके से एक्टिव नहीं होता, ठीक है, वो आवरली बेसिस पे ही चलता है, इसीलिए इसको हमें और पीस रेट में अलग नहीं करना पड़ा। मतलब इनका बोनस को पीस रेट में कैलकुलेट करो, क्योंकि पीस रेट में कैसे करोगे, पीस रेट में तो इनका फॉर्मूला फिट ही नहीं होता है, ये फॉर्मूला तो आवरली बेसिस पे। तो इसीलिए यहाँ पर देखने से ऐसे लग रहा है ये तो आवरली बेसिस पे निकला हुआ टोटल वेजेस है, ठीक है, जबकि ये पीस से डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर भी तो पीस बेसिस पे होना चाहिए था। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर जब निकाला इफेक्टिव आवरली रेट, तो देखो ये भी आवर बेसिस पे कैलकुलेट था, ये भी आवर्स है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ये तो आवर बेसिस पे कैलकुलेट है, क्योंकि 90,000 को देखो कैसे आया था, 90,000 हम लोग का, या फिर 96 ही देख लो, ये 80,000 कैसे आया, 80,000 आया हम लोगों का, हाँ ये मल्टीप्लाई करके इधर था, ठीक है, ये देखो 80,000 कैसे आया, आवर्स और आवर्स, ठीक है, तो ये 80,000 आवर्सली वेजेस बताता है टोटल बेसिस पे, ठीक है। फिर यहाँ पर जब देखो 16,000 आया, या फिर जो भी ये वाला हेल्से वाला भी देखोगे तो ये भी हमारा आवरली बेसिस पे, लेकिन अगर हम लोग इसको पीस बेसिस में कन्वर्ट करने जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेल्से रोवन पीस को सपोर्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये जो आवरली आया उसी से ही हमें पीस को डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, बोल रहा है सेविंग्स कितना होगा मिस्टर ए का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में पर पीस अंडर द स्कीम। तो नॉर्मली पर पीस वेजेस अगर पीस बेसिस पे देने जाते एग्जैक्टली तो कितना करके होता, 80 पर पीस, लेकिन यहाँ पर कितना लगा, तो इसमें भी सेविंग्स है और यहाँ पर इसमें भी सेविंग्स है, दोनों केसेस में हमारा सेविंग्स है, तो लिखो सेविंग्स पर पीस 80 माइनस 72, तो कितना हो जाएगा, और इसके नीचे लिखना है सेविंग्स पर पीस, ये हो जाएगा हम लोग का 80 माइनस 76.8, पर 3.2 पर, ये पूछा था, ठीक है। सिर्फ पीस बेसिस पे निकालने से नहीं होगा, पीस बेसिस पे पेमेंट करने से हमें एक एक वर्कर को 80 करके देना पड़ेगा, लेकिन अगर हेल्थ रोवन स्कीम में जाते तो पीस हमारा पर पीस इतना करके आ रहा है, तो फिर सेविंग्स इतना इतना हो जाएगा। अगर इनको भी पीस बेसिस पे देते हैं तो भी हमारा सेविंग्स ही है। अच्छा, अब ये वाला तो हुआ, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। वेज नेगोशिएशन आर गोइंग ऑन विद द रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉइज यूनियन, ठीक है, तो मतलब जो है लेबर यूनियन होता है ना, उनके साथ जो है वेजेस को लेके नेगोशिएशन चल रहा है, एंड द मैनेजमेंट वांट यू एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव स्कीम विद अ व्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो हमें क्या करना है, लेबर का एक तो लेबर का डिमांड है कि हमारा वेजेस को बढ़ाओ, शायद इसीलिए मीटिंग हो रहा होगा, लेकिन इनका बोला गया है कि अगर हम लोगों को अपॉइंट किया जाता है एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, तो हम लोग क्या ऐसा इंसेंटिव स्कीम ले ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो बिजनेस का। फिर बोल रहा है द केस ऑफ द टिपिकल वर्कर ABC who produced a 180 120 100 unit of the company's product in a normal day of 8 hours work is taken up for the study। कैसे करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि करेंटली प्रोडक्टिविटी कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने 3 वर्कर का काम का जो है आउटपुट को लिया है स्टडी करने के लिए कि ये जो 3 तरीके के वर्कर है ये इतना इतना और इतना जो है यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने टाइम पे कर सकते हैं, बोल रहा है कि नॉर्मली एक दिन 8 घंटा काम कर सकते हैं ये, ठीक है, और इन्होंने इतना इतना प्रोड्यूस किया है। एज्यूमिंग दैट डे वेजेस वुड बी गारंटेड एट 75, बोल रहा है कि
हाँ पर आवर, एक दिन का 1 घंटे का 75 रुपीज दिया जाता है, ठीक है। और एक दिन में लेकिन 8 घंटा काम होता है, ठीक है। तो फिर बोल रहा है डे वेजेस वुड बी गारंटेड एट 75 पर आवर। एक दिन का फिर कितना हो जाएगा, 75 इंटू 8 करने से जितना आएगा, ठीक है। एंड द पीस 600 रेट, अच्छा कितना, 600, अच्छा। अब 600 बोल रहे हैं हाँ 600 एंड द पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स। अगर हम लोग पीस बेसिस पे देना चाहते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, आउटपुट बोल रहा है 1 घंटे में 10 यूनिट है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 यूनिट प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर। ये हमें पीस बेसिस पे जब देंगे तो हमें 1 यूनिट का निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद वो देखते हैं कितना आएगा, कैलकुलेट करने बोला है द अर्निंग ऑफ ईच ऑफ द 3 वर्कर एंड द एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस अंडर डे वेजेस पीस और हालसे स्कीम रोवन स्कीम। Also calculate under the above scheme the average cost of labor for the employee to produce 100 pieces। हम वो बताते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा डे बेसिस पे अगर पेमेंट करेंगे तो कितना होगा, फिर पीस बेसिस पे, फिर हाल से, फिर रोवन, ठीक है। तो बोलो अगर डे बेसिस पे पे करेंगे, किसको किसके ऊपर ये हमें अप्लाई करना है, ये एबीसी तीनों वर्कर के ऊपर देखना है कि इनको अगर डे बेसिस पे देते हैं तो क्या होगा, इनको अगर पीस बेसिस पे देते हैं तो क्या होगा, क्योंकि स्टडी के लिए इन तीनों को ही लिया है, ठीक है। तो एक जन का बताओ, फिर हम लोग बाकी लिख के कर लेंगे। जैसे ए जो है डे बेसिस पे देंगे तो डे पर डे कितना होता है, 8 घंटा एक दिन में काम होता है, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर टोटल रुपीज जो है 75 पर आवर होता है, तो पर डे 8 आवर्स इंटू 75 करके तुम लोगों ने जो बताया 600 क्या है, 600 हम लोग का डे वेजेस है, ठीक है। ये फिर आवरली वेजेस नहीं निकला, ये क्या निकला, डे वेजेस, मतलब एक दिन का इतना लेबर को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को ये डे वेजेस फिर ये ऐसे ही हो जाएगा, बस ये 600 करके सभी का फिर क्या आएगा, 600 ही आएगा, क्योंकि आउटपुट अलग अलग है लेकिन टाइम तो काम का किसी का कम तो बोला नहीं है, सभी का एक जैसा बोला है, तो डे वेजेस ऐसे निकल जाएगा। चलो ठीक है, पहले डे वेजेस निकाल लो, 600 करके सबका डे वेजेस हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अंडर डिफरेंट वेजेस स्कीम। पहला डे वेजेस निकाल रहे, तो सबसे पहले यहाँ लिख देते, कॉलम वाइज कर सकते हैं तुम लोग, जैसा चाहो कर सकते हो, हम ऐसे नीचे नीचे लिख रहे हैं, तुम लोग एक एक जन का अलग अलग भी निकाल सकते हो। वर्कर एबीसी यहाँ पर लिख देते हैं वेजेस पर आवर, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, ये था कितना करके 75 करके, ठीक है। वेजेस पर आवर गिवन था 75, हम लोग को डे वेजेस निकालने बोला है, तो वर्किंग आवर्स पर डे सभी का कितना था, 8 आवर्स, 8 ठीक है। तो वेजेस पर डे निकालेंगे तभी तो डे वेजेस आएगा, तो वेजेस पर डे हो जाएगा 75 इंटू 8। सेवेंटी फाइव इंटू 8 ये हो गया हम लोग का 600। लेकिन ये तो हम लोग का हुआ डे वेजेस कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, लेकिन हर एक क्वेश्चन में हमें और भी 2-3 पॉइंट पूछा है, तो हर एक पार्ट में उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखो पहले हमें बोला था कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द ईच 3 वर्कर एंड द एम्प्लॉय कॉस्ट। अब देखो उसमें क्या बोला, एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस, और वो भी निकालना है डे वेजेस बेसिस पे भी, बाकी में भी निकालना है। तो अभी तो हम लोगों ने डे वेजेस किया है, तो डे वेजेस पे देखते हैं कि इस चीज का कैलकुलेशन कैसे होगा। क्या कैलकुलेट करना है, एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना है, और किस बेसिस पे, पर 100 पीसेस पे। कैसे निकालोगे बोल सकते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब लेबर का खर्चा, ये निकालना है पर इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, वेजेस बोलना है, वेजेस वेजेस निकालना है हम लोग। अब पहले देखो क्लिक, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना है पर 100 पीसेस, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तुम लोग लिखो
कि निकालना क्या है, तब ना समझ पाओगे करना क्या है। पहले लिखो लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, क्या ये निकालना है, पहले ये समझो, ये क्वेश्चन में बोला हुआ ये निकालना है, क्योंकि बिना समझे नहीं कर पाओगे, एग्जाम में अननोन चीज आएगा तो कैसे करोगे। एक्चुअली मैम लेबर कॉस्ट का 100 पीसेस से पूछता है कि क्या है, मतलब पर 100 पीसेस, इसका मतलब जितना वेजेस आया है डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट इनटू 100। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मुझे अगर पीसेस में निकालना है तो मुझे ये पता करना पड़ेगा, लेकिन मुझे डे वेजेस को लेना है। यहाँ पर सिचुएशन देखो, मुझे डे वेजेस को ही लेना है और मुझे ये बताना है कि ये वेजेस को अगर हम पर पीस नहीं करके पहले पर पीस निकालेंगे तो 100 पीस निकलेगा कि नहीं। अगर ये वेजेस पीस हिसाब से सोचोगे कि ये वेजेस आवरली बेसिस पे तो हम लोगों ने देखा कितना हो रहा है, अगर इसी वेजेस को पीस बेसिस पे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक पीस में कितना होगा। अगर 600 रुपए कितने पीस के लिए दिया गया, पहले ये अलग अलग एक ही जमाने देगी, सबका आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए, अगर तुम लोग का जगह है यहाँ पर आउटपुट लिखो, अगर नहीं है तो इसके बाद लिख दो, नो इश्यूज, इसके बाद लिखो, ठीक है। आउटपुट एबीसी का हमें पता है कितना कितना है, 180, 120 और 100, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये 600 डे वेजेस आउटपुट से अगर कंपेयर करें तो कितने आउटपुट के लिए मिला, 180। अब फिर एक यूनिट के लिए या एक पीस जो भी बोलो कितना होगा, तो फिर 100 के लिए कितना होगा, ज्यादा, इंटू 100 करोगे, करो इंटू 100, इस तरीके से डिसाइड करना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन डिसाइड कर सकते, ठीक है। हम मेरा ना यहाँ जगह है तो हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों का जगह नहीं है, तुम लोग नीचे लिखो, मैंने यहाँ देखा नहीं जगह है तो एक ही साइड में लिख देते तो ज्यादा अच्छा होगा। लेबर कॉस्ट पर पीस तुम लोग जहाँ लिख दियो लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। पर 100 पीस ये भी निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कैसे निकालोगे, सीधा बात है, 600 डिवाइडेड बाई 180, ये करने से क्या आता है, पर पीस इंटू 100 करने पे 100 पीसेस का आंसर आ जाएगा। कितना आया, ये है फॉर 100 पीसेस, ये 180 पीसेस भी नहीं है। 180 पीसेस का तो 600 मान के हम लोग करें, क्योंकि डे वेजेस को हम लोग पीस में कन्वर्ट करें। कितना हो जाएगा ये वाला, और लास्ट में ये उतना ही रहेगा, क्योंकि इसका आउटपुट भी जितना है हमें पीस में भी उसको उतना ही बनाना है, तो फिर इसमें कैलकुलेशन आसान है। ये मैंने 6000 लिख दिया, 600 होगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। और एक चीज इस क्वेश्चन में हमें पूछा है, देखो हमें जो भी चीज पूछा है, देखो हर एक क्वेश्चन में हमें यही चीज करना है, ठीक है। हर एक बार जैसे डे वेजेस से क्या, बाकी में भी वैसे ही करना है। इम्प्लॉय कॉस्ट निकाला पर 100 पीसेस, डे वेजेस निकाल लिया, और बोला है कि also calculate under the above scheme the average cost of labor for the company to produce 100 pieces। ये भी 100 पीसेस पे बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है कि ए लेबर का कितना पड़ रहा है। यहाँ पर बोला है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी, मतलब टोटल, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर लिखोगे तो पता चलेगा क्या कैलकुलेट करने बोला है, तभी समझ में आएगा। देखो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, एवरेज हम लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया हम वही लिख रहे हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस 100 पीसेस, ठीक है। टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हम अपने मन से नहीं लिखे, देखो टू प्रोड्यूस 100 पीसेस, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एवरेज कॉस्ट लेबर का क्या होगा अगर हम लोग 100 पीसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ये हमें किसी पर्टिकुलर वर्कर का नहीं बोला है, किसका बोला है, फॉर द कंपनी, ठीक है। इसमें और ऐड कर दो समझने के लिए, फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए। तो बोलो कैसे निकालोगे, क्या करना चाहिए, कंपनी का टोटल कितना पीसेस प्रोड्यूस हुआ है, बोल सकते हो, जितना इन तीनों ने प्रोड्यूस किया होगा कितना, यहाँ पर हो गया 400, ठीक है। कंपनी को 400 पीसेस प्रोड्यूस करने का कितना खर्चा पड़ गया, ये तो 100 पीसेस का है, 400 का कितना पड़ा है, कौन सा ऐड करने से पता चलेगा, ये वाला कि ये वाला, ये, क्योंकि ये कितने पीसेस पे है, ये टोटल 180 पे है, हमें तो 400 का निकालना है ना, क्योंकि टोटल निकालना है। अगर ये जोड़ दोगे तो कितना पीसेस का आएगा, 100 पीसेस का पर वेजेस के बेसिस पे आएगा, तो ये कितना हो जाता है, 1800, ठीक है। तो कंपनी के तरफ से अगर देखें 1800 डे वेजेस लग जाएगा। अगर 400 पीसेस प्रोडक्शन किया जाता है तो एक एक पीस के लिए कितना लगेगा, 1800 यूनिटरी मेथड जैसे होता है, डिवाइडेड बाय 400 पीसेस करने से पर पीसेस का आएगा, इसमें इंटू 100 पीसेस करोगे
तो जो 100 पीसेस बोल रहा है वो निकल के आ जाएगा, कितना हो रहा है, समझ में आया? ऐसा ही हमें बाकी सारे में ही करना है। यहाँ पर चेंज क्या होगा, बाकी पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये डे वेजेस हम लोग का चेंज होगा, क्योंकि उसमें बोलेगा डे वेजेस नहीं करके किसी और मेथड से करने के लिए, लेकिन सभी में ये वाला और ये वाला आंसर हमें निकालना है। और यहाँ पर डे वेजेस की जगह जो भी बोलेगा वो मेथड लगाना है, बाकी सभी में तो हमें ये दोनों चीज अप्लाई करना है, दोनों क्वेश्चन हर एक स्कीम के लिए अप्लाई होगा। अच्छा, अब इसके बाद देखो बोला है पीस रेट, ठीक है, तो जैसे डे वेजेस के लिए बनाए वैसे सेम पीस रेट, ठीक है। तो पीस रेट में भी हम लोग पहले वर्कर लिख लेते हैं, ए बी और सी। तो पीस रेट कैसे दिया जाएगा, पर पीस के हिसाब से। तो पता करना पड़ेगा कि किसने कितना पीस प्रोडक्शन किया, वो तो हमें पता है, देखो अभी अभी लिखा था किसने कितना पीस प्रोडक्शन, यही वाला। तो इसके बगल वाले कॉलम में वो लिखो, आउटपुट 180, 120 और 100, ठीक है, आउटपुट यूनिट में। अच्छा, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करने से पीस वेजेस आएगा, जैसे आवरली वेजेस से मल्टीप्लाई करते हैं आवर को, तभी तो वेजेस पर डे आया ना, क्योंकि अब पर डे वो क्यों हो गया, क्योंकि 8 घंटा एक दिन में काम होता था इसीलिए हो गया। तो अगर मुझे पीस वेजेस निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कौन से रेट से करना पड़ेगा, बोलो। स्टार्टिंग में ही लिखवाया हुआ है, जब 2 कॉलम करके हम लोगों ने लिखा था टाइम स्पेंड के हिसाब से, टाइम तो 7.5 क्योंकि 75 रुपया 10 यूनिट हाँ, में। मतलब मैंने पूछा था लैंग्वेज क्या होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखोगे, पीस रेट। ऑब्वियसली अगर किसी को बोल रहे हो कि भाई हम तुम्हें 1 यूनिट बनाने से 5 रुपए देंगे, तो फिर अगर वो 500 यूनिट बनाए तो उसको कैसे दोगे, 500 इंटू 5, तो पीस रेट निकालोगे तो पीस रेट पे दोगे ना, तो यहाँ लिखना क्या पड़ेगा तब। अब पीस रेट क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, देख सकते हो, पीस रेट कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, हम लोग को पीस रेट निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो एक चीज बोला है कि आवरली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स, मतलब 1 आवर में कितना यूनिट्स बना लेते हैं ये लोग, 10 यूनिट्स बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर 10 यूनिट्स बनाते हैं और 1 आवर में कितना पेमेंट होता है, 75। 1 आवर काम करने से कितना रुपीस दिया जाता है, 75 रुपीस, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 10 यूनिट्स बनाने से कितना मिलता है, तो 1 यूनिट में कितना, पीस रेट का मतलब तो पर यूनिट, तो 1 यूनिट पर यूनिट एक ही तो बात है। तो 10 यूनिट बनाने से हमें फिर कितना पेमेंट करना पड़े, 75। तो 1 यूनिट पे हमें कितना पेमेंट कर, 75/10 करने से जितना आएगा उतना ही पर यूनिट हो जाएगा। इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है, कैसे 7.5 आएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करके दिखाना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पर दिखा देते हैं, ऐसे लिख देते, देखो यहाँ पर एक बार लिख दे, तुम लोग को याद रहेगा ये वाला चीज, एक बार लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीस रेट, कैलकुलेशन ऑफ पीस रेट। ये बीच में एक बार बना दिया मैंने वर्किंग नोट, ताकि तुम लोग को याद रहे। 1 आवर कितना यूनिट बनता है, 10 यूनिट्स, ठीक है, और 1 आवर में पेमेंट कितना होता है, 75 रुपीज। तो हम लोग इससे ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि 10 यूनिट्स बन जाने पे एक वर्कर को मिल जाता है 75 रुपीज। तो 1 यूनिट बनने पे कितना देना पड़ेगा, 7 ठीक है। अब यही चीज हमें ये पीस रेट वाला जो कॉलम हम लोगों ने बनाया था यहाँ पर देना, यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक दे दिया, ठीक है, पीस रेट हो गया। अब वेजेस निकालो, जैसे डेली वेजेस है वैसे पीस वेजेस भी तो निकालना है, देखो ना यहाँ पर दिया होगा, देखो पीस रेट बेसिस पे, पीस रेट का मतलब पीस रेट थोड़ी ना सिर्फ निकालना है, पीस रेट बेसिस पे वेजेस भी तो निकालना है। तो कितना होगा, 180 इंटू, हाँ ये आ जाएगा 1350, 120 इंटू 7.5 और 100 इंटू 750। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर कि पीस रेट बेसिस पे पेमेंट करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला
लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे पहले सोचो, तब ना कॉलम का नाम लिखोगे, कॉलम रट के थोड़ी ना जाना है, अगर कॉलम बेसिस पे करना है, नहीं भी करना है फिर भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस कैसे निकालोगे, अभी सिखाया था, बोलो। इसमें जोड़ मतलब लिंक कर करके पीस करना है। रेट से मल्टीप्लाई करोगे 100 को। देखो, एक एक पीस बनाने का कितना, तो 100 का कितना, बस उतना ही निकालना पड़ेगा, इसमें तो और कुछ करना नहीं है ना, क्योंकि ये तो पीस रेट पे ही पड़ा हुआ है हमारे पास डेटा, तो ये तो आसान है, इसको आराम से लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 750। इसका भी सभी का सेम होगा, ठीक है, क्योंकि 100 पीसेस पूछा है सभी के लिए, पीस रेट तो सभी का सेम है, चाहे वर्कर ए हो, बी हो या सी हो, तो सभी के लिए कितना हो जाएगा 750 करके। ये हो गया हम लोग का लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस। और एक क्वेश्चन का आंसर निकालना है, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस 100 पीसेस फॉर द कंपनी, वो इस मेथड में भी निकालना है, बोलो इसका आंसर क्या होगा, सोच के बोलो, अभी तो सिखाया। मैम टोटल कॉस्ट 3050 प्लस 900 प्लस 750, 3000 डिवाइडेड बाय 400 टोटल आउटपुट। देखो हमें टोटल एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट अभी हम लोग किस बेसिस पे निकाले हैं, पीस बेसिस पे, तो टोटल वेजेस निकालो, कंपनी को तो इतना पे करना पड़ेगा, टोटल ये कितना होता है 3000, ठीक है। अब ये पेमेंट कर रहे हैं कितने आउटपुट पे, ऑब्वियसली ये वाला आउटपुट पे, ये कितना था तब भी निकाला था 400, तो 400 के लिए इतना, ठीक है, तो 100 के लिए कितना, ये तो पूछा है, तो 3000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, ये कैलकुलेट करने पे जितना आएगा उतना ही लिखना, तो ₹750 लिखे, ठीक है। क्योंकि इसमें भी पीस रेट उतना ही आ रहा है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सभी का एक ही जैसा 7.5 7.5 7.5, तो 400 के लिए भी तो वही 7.5 करके माना, अगर 3000 डिवाइडेड बाई 400 करोगे तो भी 7.5 ही ना आएगा, क्योंकि सभी का तो सेम है, अलग तो किसी का नहीं है। तो ये सेकंड वाला हुआ, ठीक है। अब और एक कौन सा मेथड बोला है, हालसे मेथड और रोवन, तो उसमें भी बनाना है, तो पहले सोच लो हालसे मेथड में तुम लोग को क्या चाहिए, टाइम सेव। हाँ लेकिन सभी चाहिए ना, जैसे कि पहले क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल वेजेस और उसके बाद बोनस, ये पूरा चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम सेव हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता करोगे, टाइम अलाउड होता है, स्टैंडर्ड टाइम, अगर टाइम अलाउड होता है टाइम बटन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो, ये वर्किंग नोट बीच में नहीं होना चाहिए, मैंने जस्ट एक बार दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे हेल्थ स्कीम, ठीक है, हेल्थ स्कीम से कैलकुलेट करना है। बोलो क्या क्या डेटा लिखे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्क, थोड़ा सा साइड से लिखो तो कॉलम थोड़ा ज्यादा बनेगा इसमें, क्योंकि दो चीज होगा ना। अच्छा, तो यहाँ पर हमें टाइम सेव्ड अगर पता करना है तो हम लोग को क्या चाहिएगा, स्टैंडर्ड टाइम, मतलब टाइम अलाउड और टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम अलाउड और चाहिए, और क्या चाहिए, टाइम टेकन चाहिए, तो वो कैसे निकालोगे, तो टाइम अलाउड कितना था पहले देखते हैं क्या डेटा है, उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर बोला है कि एक दिन में कितना काम करना, 8 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब डे वेजेस बोला है 75 एंड बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन ये तो पूरा आवरली बेसिस पे होता है, ठीक है, ये हम लोग का पूरा कैसे होता है, आवरली बेसिस पे। तो ए ने कितना आउटपुट दिया है 180, तो वो कितने टाइम में दिया होगा, देखो 180 आउटपुट मिला है, अब रूल्स स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम निकल जाएगा, स्टैंडर्ड बोल रहा है कि 10 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 10 यूनिट बनाने में
1 आवर 10 यूनिट बनाने में कितना, अभी तो हम लोगों ने देखा था 10 यूनिट, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 आवर, ठीक है। तो अगर ए ने 180 यूनिट बनाया तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए था वो बताओ। 180/10, ठीक है, कितना आएगा 18 आवर्स उसे लगना चाहिए था, क्योंकि ये क्या है, ये तो स्टैंडर्ड है, तो इतना लगना चाहिए था, लेकिन उसको लगा कितना, कितना लगा 18, कितना लगा, ये तो लगना चाहिए था, ये यहाँ पढ़ो 8 आवर्स। 8 आवर्स बोल दिया है ना, ये पूरा स्टडी जो है कि उन्होंने इतना इतना प्रोडक्शन किया है एक दिन में, जो कि कितना है 8 आवर्स। तो जो काम इन्हें लग रहा था 18 आवर्स में होगा, लेकिन ए ने कर दिखाया कितने 8 आवर्स में, तो टाइम बचा कितना, यही हमें करते जाना एक के बाद एक कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे स्टैंडर्ड टाइम यानी कि टाइम अलाउड, ठीक है। तो वो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग कि 180 आउटपुट किया है, तो हम इस पे छोटा छोटा लिख रहे हैं, 180 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10 इक्वल कितना हो जाएगा 18। फिर ये वाला कितना होगा, बी का कितना होगा 120 डिवाइडेड बाय 10, है ना। और इसका कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 आवर्स। बोलो ये समझ में आया, 8 घंटे में उन्होंने ये प्रोडक्शन, उनका जब स्टडी लिया गया तो 8 आवर्स में क्या प्रोडक्शन है वो लिया गया, जबकि स्टैंडर्ड तो बोला था कि एक यूनिट बनाने में 10 घंटा लगता है, तो 180 यूनिट बनाने में 18 आवर्स, 120 बनाने में 12 आवर्स एंड 100 बनाने में 10 आवर्स लगेगा, जबकि टाइम टेकन तीनों वर्कर का बराबर है 8 आवर्स, ठीक है। तो टाइम सेव्ड 18 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना होता है 4, और 10 माइनस 8 2। अब क्या निकालोगे हेल्थ से में बोनस, ठीक है। तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड ये निकाल लेंगे, और ये ही हम लोग का क्या होता है बोनस आवर, ठीक है। तो 50% ऑफ टाइम सेव मतलब 50% ऑफ 10 5, ठीक है। फिर 50% ऑफ 4 2, 50% ऑफ 2 1, ये सब आवर निकला है, ये बोनस नहीं निकला है, ठीक है। अब बोनस के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेज रेट, कौन सा वाला आवरली वाला, ऑब्वियसली आवर, ये हेल्थ से कभी आवर छोड़ के काम नहीं होता है, ठीक है। और वैसे भी अगर आवर का डेटा है तो आवर से ही ना मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो यहाँ पर रेट पर आवर बोलो कितना है, क्वेश्चन में बताए 75, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट बता रखा है 1 घंटा काम करने पे 75 रुपीज मिलता है, तो रेट पर आवर है 75 75 75, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर बोनस। तो बोनस कितना आ जाएगा, ये 5 इंटू 75 कितना आया 375, अच्छा, और 2 इंटू 75, अच्छा, और इसके बाद 1 इंटू 75, तो 75 ही होगा। अच्छा, इसके बाद नॉर्मल वेजेस, तभी तो टोटल निकाल पाएंगे। नॉर्मल वेजेस कैसे निकलेगा, नॉर्मल वेजेस 75 करके ही होगा, लेकिन उसमें कितना आवर्स लगाओगे, जितना टाइम लिया है 8 इंटू 75, सभी का वही होगा 8 इंटू 75, 8 इंटू 75 600, सारा 600 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वेजेस कितना होगा 600 प्लस 375, ठीक है, कितना होगा 975। अच्छा, इसके बाद 600 इंटू 150 750, 600 इंटू 75 मतलब 675, ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिखा है, तुम लोग चाहो तो इसको थोड़ा और अरेंज करके, मैंने TTTS ऐसे लिख दिया, तुम लोग थोड़ा ठीक करके लिख लेना, ठीक है। तो ये टोटल वेजेस आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, देखो ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, हाल से स्कीम में क्या होगा, अब वही तीनों चीज निकालना है। सबसे पहले निकालना है अर्निंग ऑफ ईच ऑफ द 3 वर्कर एंड द एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस, ठीक है। अब क्या निकालना है, एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस निकालो। मेरे यहाँ पर और हाँ जगह है, चलो इस पे लिख सकते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट जो भी लिखना चाहो, एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस। अब बोलो कैसे निकालोगे, ये जो आया हुआ है ये लेकिन आवरली बेसिस पे है, लेकिन सोचो कैसे निकलेगा, ये इतना 975 डिवाइडेड बाय, वो तो एवरेज टोटल वाला 400 क्यों होगा, इंडिविजुअल वर्कर का निकाल रहे हैं ना, 180 होगा ना इंटू 100, 400 करोगे कब करोगे, जब इसके बाद वाला निकालोगे कि पूरे कंपनी का
तो ये तो इंडिविजुअल लेबर का निकलेगा 541.67 541.67। अच्छा, मैम 120 होगा। तो ये 120 था, हाँ, ये 120 और लास्ट वाला 100 था, 625, और ये वाला 675, उसमें 100 ही है तो एज इट इज हो जाएगा। देखो हम लोग हर जगह पे यही कर रहे हैं, बस हम लोग का जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये हर जगह पे एक है, हर एक क्वेश्चन में देख सकते हो एक ही तो होगा ना, क्योंकि वर्कर का तो ये फिक्स्ड है भाई, ये 180, ये 100 और ये 120 प्रोडक्शन के। अब वो वाला निकालो कि एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। ठीक है, बोल रहा है कि कंपनी का कितना खर्चा पड़ गया एवरेज 100 पीसेस को प्रोड्यूस करने का इस मेथड से, तो कंपनी का टोटल पेमेंट कितना गया वर्कर को, ये टोटल करोगे तो पता चलेगा। ये टोटल करने से आ रहा है 2400, मतलब टोटल वर्कर को पेमेंट किया 2400, बदले में कंपनी को कितने पीसेस आउटपुट मिले 400, 180, 120, 100, ये तो हर बार 400, ये तो फिक्स्ड है, सेम क्वेश्चन ही तो चल रहा है, तो फिर 2400 कंपनी ने पेमेंट किया, बदले में 400 आउटपुट मिला, तो हमें पूछा है 100 पीसेस का कितना, 600, जितना होगा कैलकुलेट करना, सिर्फ स्कीम अलग अलग है, बाकी तो सब एक जैसा है। अच्छा, इसके बाद रो 1 करना है, रो 1 अब हो जाएगा आसानी से, बिकॉज रो 1 में हमें स्टैंडर्ड टाइम तो पता चल गया, टाइम अलाउड जो है वो तो पता चल गया। ठीक है, अब रो 1 का निकालो। वर्कर, यहाँ पर टाइम अलाउड, टाइम टेकन, ठीक है, वर्कर ए बी सी, टाइम अलाउड कितना होगा, जितना यहाँ पर हुआ था सेम वैसे ही कैलकुलेट होगा, है ना, वर्कर तो सेम ही है, तो हम इसे यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे 18, 12 और 10, और डिवाइड करके नहीं दिखा रहे, और ये हो गया 8, 8, 8, और टाइम सेव्ड आ जाएगा 10 और 4 और 2। अच्छा, अब यहाँ निकालना होता है बोनस रेशियो। ठीक है, बोनस रेशियो होता है टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, तो टाइम सेव्ड है 10 और टाइम अलाउड है 18, फिर हो गया 4/12, फिर हो गया 10/12। अब हम लोग निकालेंगे बोनस, बोनस कैसे निकलता है, बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस। ठीक है, अच्छा, तो बोनस रेशियो 10/18। अब नॉर्मल वेजेस कैसे निकालोगे, कितना टाइम काम किया 8 घंटा, और पर आवर कितना करके 75, तो इंटू 75 करने से आएगा। ठीक है, इसमें भी वही 4/12 इंटू 8 इंटू 75, क्योंकि ये सभी का एक जैसा है, किसी ने भी टाइम कम बेसी नहीं किया, ये कम बेसी होने से कैलकुलेशन अलग हो सकता था, तो यहाँ पर 10/12 इंटू 8 इंटू 75, अब देखो कितना आ रहा है, 333.33 ये वाला 333.33। ओ अच्छा, 2/10, हाँ ये मैंने गलत लिख दिया, 2/10 होगा, ये गलती से 10/12 लिख दिया मैंने, 10 तो ये टाइम अलाउड ले लिया, 2/10 होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला ये वाला 200, अच्छा 3 और ये 15, 15, हाँ 200, 5, 15 और 8, 120। मेरा ये ठीक लिखा हुआ है ना, देख लो तो, मैंने कुछ गलत तो, मतलब ये कैलकुलेशन से ही आया है ना, 333, 10/18 इंटू ये सब तो 600 आ रहा है, ये तीनों। ठीक है, 10/18 इंटू 600, 4/12 इंटू 600 और 2/10 इंटू 600, ये बोनस आ गया। अब निकालेंगे टोटल वेजेस, टोटल वेजेस क्या होगा, नॉर्मल वेजेस जो कि 600 यहाँ दिख रहा है, चाहो तो एक बार लिख सकते हो, 333.33 प्लस 600, हाँ, और इसमें 200 प्लस 600,
और 120 प्लस 600। तुम लोग चाहो तो और एक कॉलम इसमें बना लेना बाद में कि ये नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस बन के होता, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 933.33 800 और ये हो गया 720, ठीक है 720। तो ये हम लोगों ने इंडिविजुअली निकाल लिया कि कितना होगा। अब हमें और एक चीज निकालने के लिए बोला जाता है क्वेश्चन में, इम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस। तो निकालो इम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस। तो ये जो इन्होंने इनको पेमेंट मिला है 933.33, ठीक है, ये हम लोग का कितना पीसेस के लिए है 180 और 100 के लिए निकालना है। तो इंटू 100 करने से जितना आएगा उतना लिखना पड़ेगा 518.5। अच्छा 800 जो है ये 120 पीसेस के लिए, तो 100 पीसेस के लिए कितना होगा 400। नहीं ये तो 666.67 होना चाहिए। 666.67 और 720 100, ये तो ठीक है 720 ही आ जाएगा क्योंकि दोनों ही 100 पे एप्लीकेबल हो जा रहा है। इन्होंने 100 ही बनाया तो इनका वही एक ही है 720 होगा। मैंने गलती से 700 लिख डाला 720, ठीक है। अच्छा अब हमें और एक बार क्या निकालना है, कंपनी का एवरेज कॉस्ट कितना होगा 100 पीसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ average cost of labor for the company to produce 100 पीसेस। अब कंपनी का 100 पीसेस का कितना खर्चा, तो कंपनी का टोटल कितना हुआ 400, ठीक है 400 पीसेस था। 400 पीसेस के लिए पेमेंट कितना हुआ, टोटल करना पड़ेगा है ना उसको 2453। अच्छा 0.33 अच्छा 2453.3 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100 कितना आ रहा है 613.3 613.3। ठीक है देखो समझ में आया, ये पूरा ही एक ही जैसा था है ना, सिर्फ अलग अलग प्रोसेस से हमें करना था। एक मिनट तो बंद हो गया। ठीक है सिर्फ मेथड अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सारा चीज सीखने को भी मिला कि कैसे करके चेंज करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अच्छा अब 11 वाला है जो कि एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है। रुको उसके पहले कुछ थ्योरी, दो थ्योरी मुझे भी लिखवाना है, ठीक है। एक तो लिखेंगे हम लोग एक लिखो टाइम कीपिंग अटेंडेंस प्रोसीड्यूर, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट है, जब कभी पूछे तो उसको तुम लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज ऐड करके लिख सकते। टाइम कीपिंग और अटेंडेंस प्रोसीड्यूर। टाइम कीपिंग या अटेंडेंस प्रोसीड्यूर कैसे किया जाता है, इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू रिकॉर्डिंग एंड कीपिंग of the employee attendance
एम्प्लॉय का अटेंडेंस टाइम क्या है, वो जहां रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कीपिंग या अटेंडेंस प्रोसीड्यूर, जैसे तुम लोग का स्कूल कॉलेज में होता है वैसे ही इनका, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है, लिखो, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेरोल, किसने कितना टाइम काम किया उसी हिसाब से उसका पेमेंट जाएगा, क्योंकि किसी ने अगर देरी से आए, कोई लेट आता है, ठीक है, या फिर किसी ने ज्यादा छुट्टी लिया है, तो उस हिसाब से वो लोग चेक करेंगे, तो पेरोल बनाने में ये टाइम कीपिंग डेटा काम आता है। फिर फॉर ascertaining and controlling एम्प्लॉय कॉस्ट को अगर हमारे पास डेटा रहेगा तो ही ना हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे लेबर पे कि हाँ वो कितना अटेंडेंस कैसे कर रहा है। जैसे अगर अटेंडेंस डेटा ना हो तो कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट कौन कॉलेज में आके क्लास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन आगे चला जा रहा है, ऐसा भी तो होता है ना। तो ये सारी चीज पता चलेगा तभी कोई कंट्रोल में अपने ऑर्गेनाइजेशन को रख सकता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कुछ भी हो, ठीक है। फिर फॉर डिसिप्लिन, वही डिसिप्लिन भी तो होना चाहिए, जैसे जितना बजे कभी कभार देरी हुआ ठीक है, लेकिन नॉर्मली स्कूल में तो होता ही है, कॉलेज में ऐसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कि आज अभी क्लास नहीं, वैसे क्लास बेसिस पे होता है, बाकी देखो स्कूल में लेकिन काफी ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी होता है ना, देरी होने से और इंटर करने नहीं दिया जाता है। हाँ, और ये डिसिप्लिनरी पर्पस में भी है, देखो, क्योंकि वर्कर को डिसिप्लिन में भी तो रहना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर पता चलेगा ना, अगर मान लो कोई रोज लेट कर रहा है तो फिर वो उसको टोकेगा, भाई रोज लेट करने से कैसे चलेगा, कभी कभार हो गया अलग बात है। फॉर एसर्टेनिंग आइडल टाइम, आइडल टाइम भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर हम लोग टाइम कीपिंग करते हैं तो। फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम, अब जैसे आइडल टाइम निकल के आएगा तो कोई ऐसा भी तो होगा जिसने ओवर टाइम किया है, तो वो भी पता चलेगा। और यहाँ पर फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिख दो, और उस ओवर टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कौन से जॉब के लिए कितना ओवर टाइम किया है, फिर उसके हिसाब से जॉब का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था ना, कि इस जॉब के लिए किया था, पहला क्वेश्चन जो हम लोग का था, वाई जॉब के लिए ओवर टाइम हुआ था, तो वो पता कर पाएंगे, ठीक है। अब मेथड्स लिखो, मेथड्स दो तरीके का है, मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग, मैनुअल मेथड जो कि पहले फॉलो होता था, अभी भी होता है, ऐसा बात नहीं है, देखो मैनुअल कम चलता है, एकदम एलिमिनेट करना ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा मशीन, मशीन और ऑटोमेटेड, क्योंकि मशीन खराब हुआ तो फिर मैनुअल मेथड में ही आना पड़ेगा, बाई चांस अगर किसी दिन मशीन वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जो लोग मशीन से करते हैं फिर वो मशीन वाला ही लेते हैं, ठीक है, मैनुअली उनका होता है। अच्छा ठीक है, अब मैनुअल मेथड में देखो, मैनुअल मेथड में हमें क्या क्या चाहिए होता है, मैनुअल मेथड में यहाँ पर ही लिख लो, ठीक है, यहाँ पर एक चीज लिखो, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, जैसे तुम लोग का स्कूल कॉलेज का होता है ना, तो वैसे एक रजिस्टर बना लेते, वहां पर लिखते रहते पेन से, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर का यूज कर सकते हैं। और दूसरा लिखो, कभी कभी मैनुअली और एक चीज भी यूज होता है, मेटल या डिस्क या टोकन, टोकन मेथड, बताते क्या होता है, जैसे कभी मॉल वगैरह में जाते हो तो बैग रखने से टोकन नहीं देता है, ठीक है, तो वैसे ही, ठीक है, तो लेबर जैसे एंटर करेगा तो वो भी मैनुअली होता है ना, कोई एक खड़ा रहेगा गेट पे जो उनको वो टोकन पकड़ा देगा, फिर जब वो वापस निकलेंगे काम से तो फिर वो टोकन को वहां पर ट्रे में जो है जमा करके जाना होता है, ठीक है बस। यहाँ पर जो मशीन वाला है उसमें लिखो पंच कार्ड, ठीक है, कार्ड पंच करके एंट्री करना है कि भाई तुम आ गए हो, अटेंडेंस आ गया, ठीक है, कार्ड दे दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, पंच कर दिया चलेगा। लेकिन इसमें भी क्या होता था कि किसी का कार्ड कोई और कर दिया, ठीक है, उसको आने में मान लो आधा घंटा लेट है, फ्रेंड है, बोल दिया मेरा कार्ड भी पंच कर देना, तो इसके लिए निकल के आया बायोमेट्रिक। अब इससे नहीं होगा, अपना ही देना पड़ेगा, ठीक है, बायोमेट्रिक हम लोग किसी और का नहीं दे सकते, वो तो अलग होता है ना, इसी जैसे आधार कार्ड बना है हम लोग का, बायोमेट्रिक पे बना है, वोटर कार्ड वगैरह वैसा नहीं होता, इसलिए सबसे ज्यादा ऑथेंटिक अभी क्या होता है, आधार कार्ड ही है ना, क्योंकि उसमें हमारा फिंगरप्रिंट्स है, रेटिना, ठीक है, वो सारा चीज लिया गया। अच्छा, अब नेक्स्ट एक लिख लो, टाइम बुकिंग,
time booking, it is basically recording the details of workers done and the time spent by an employee on each job or process. अब वर्कर है कि वर्कर, डिटेल्स ऑफ द वर्कर, ठीक है, मतलब एक वर्कर किसी एक जॉब में क्या काम किया है, ठीक है, क्या काम किया है, कितने टाइम काम किया है, उसका जब रिकॉर्डिंग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बुकिंग, ठीक है। और टाइम कीपिंग का मतलब किसी पर्टिकुलर जॉब में वर्कर ने क्या किया वो नहीं, जितने भी वर्कर आते हैं चाहे वो कैसा भी काम क्यों ना करे, सभी का रजिस्टर जब मेंटेन होता है, ठीक है, तो वो हो जाता है हम लोग का टाइम कीपिंग, और ये हम लोग का हो गया टाइम बुकिंग, ठीक है। अच्छा, और एक थ्योरी लिखना है हम लोग को, छोटा सा लिखते हैं। हाँ, लास्ट दिन हम लोगों ने लेबर टर्नओवर पढ़ा था ना, उसका क्या क्या रीजन होता है, तो हम ऐसे ही लाइन यहाँ पर तुम लोग 3 यहाँ से कैलकुलेट करो इस तरीके से, मतलब लाइन लगाओ ऐसे 3 पार्ट, ठीक है, लेबर टर्न ओवर रेट, ठीक है। लेबर टर्नओवर रेट का क्या क्या रीजन हो सकता है, तो मेनली 3 रीजन होता है, एक होता है पर्सनल रीजन वर्कर का, दूसरा होता है अनअवॉइडेबल रीजन, और नेक्स्ट होता है अवॉइडेबल रीजन। अवॉइडेबल रीजन, ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखवा देते, कभी कभार पूछ लेता है। पर्सनल रीजन में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि वो ये जॉब करना नहीं चाहते, ऐसा भी होता है ना, कोई बोल रहा है कि मुझे ये वाला काम करना नहीं है, तो ये पर्सनल रीजन है, ठीक है। चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट, हो सकता है उन्हें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गया तो वो चले जाएंगे। दूसरा हो सकता है इल हेल्थ और ओल्ड एज, अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं चल रहा है तो वो काम पे नहीं जा पाएंगे, और या फिर एज हो गया है तो ऐसा जो काम पे है वो काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, या फिर कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस वजह से बहुत से लोग काम चेंज करते हैं या छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा डिस्कम्फर्ट ओवर जॉब, डिस्कम्फर्ट ओवर जॉब, जो जॉब कर रहे हैं वो उनको ठीक नहीं लग रहा है, एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर अनअवॉइडेबल, ये सब क्या है, ये सब पर्सनल रीजन, ठीक है। अनअवॉइडेबल रीजन क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई सीजनल या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम पे गया था कोई वर्कर, तो वो काम खत्म हो गया तो फिर वो वर्कर तो चला ही जाएगा अगर उसका कोई नया काम वहां नहीं लगता है, ठीक है। तो सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, तो इसमें हम लोग वर्कर को कैसे रोक सकते हैं, सीजनल बिजनेस था, उसने काम किया, काम खत्म, वो चला गया, तब तो टर्नओवर होना ही होना है, तो इसको हम लोग जो है रोक नहीं सकते, ठीक है। या फिर मान लो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, मतलब पावर जो इलेक्ट्रिसिटी का, स्लैक मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, मतलब जो मार्केट बेच रहे उसका उतना, सॉरी, जो प्रोडक्ट बेच रहे उसका उतना मार्केट नहीं है, मतलब मार्केट डाउन हो गया है, ठीक है, तो फिर वर्कर चले जाएंगे। आप देखो प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है तो फिर वर्कर को पैसा कैसे देंगे, क्योंकि सेल नहीं होगा तो उनको भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी फिर हमें बोलना पड़ेगा कि भाई चले जाओ। चेंज इन प्लांट लोकेशन,
अब मान लो किसी वजह से प्लांट का लोकेशन चेंज करना पड़ा, तो हो सकता है किसी वर्कर को लग रहा है कि भाई मुझे उतना दूर नहीं जाना है, वो पहले जो प्लेस था वो उनके घर के सामने हो सकता है, तो वो नहीं जाना चाहते तो नहीं जाएंगे। डिसेबिलिटी, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी का कोई किसी तरीके का डिसेबिलिटी हो गया है तो फिर वो क्या करे, मतलब फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। अवॉइडेबल रीजंस क्या क्या हो सकता है? डिससैटिस्फैक्शन विथ जॉब, रेमुनरेशन, hours of work, hours of work, वर्किंग कंडीशन। देखो ये सब चाहे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ठीक भी कर सकते हैं, जैसे वर्कर बोल रहे हैं कि मुझे वर्किंग कंडीशन ऐसा लग रहा है कि ये मतलब इंसान काम करने जैसा है नहीं, या ये प्रॉब्लम है, या फिर जो टाइमिंग्स ये लोग फॉलो कर रहे हैं, मान लो नाइट ड्यूटी ज्यादा है तो नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है, या फिर जो जॉब है वो ठीक नहीं लग रहा है करके, या फिर रेम्यूनरेशन सही नहीं दे रहे हैं, तो ये सबको चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन ठीक करके वर्कर को रिटेन कर सकता है, ठीक है। और लो वेजेस, अलाउंस, ठीक है, अलाउंस वगैरह जो है, वेजेस वगैरह है वो काफी कम है, ठीक है। और लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग अच्छा नहीं मिल रहा है तो वर्कर उतना परफॉर्मेंस में नहीं दे पा रहे, तो कुछ सीख नहीं पा रहे, क्योंकि देखो जिनको जो भी जॉब करना है अगर स्किल्ड बेसिस है, वो स्किल डेवलप नहीं होगा तो वो भी तो अपना सैलरी नहीं बढ़ा सकेंगे ना दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सही ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, अगर आज बात कल उनको बदली करना है जॉब, तो फिर उनके लिए तो लॉस है, ठीक है, अगर ट्रेनिंग अच्छा नहीं मिल रहा है किसी एक जगह पे। तो फिर प्रोमोशनल, और एक लिख लो प्रोमोशनल रीजन, मतलब कुछ प्रमोशन वगैरह करवा नहीं रहे ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर क्यों रहे, ठीक है। एक एक कंपनी में इतना दिन से काम कर रहे हैं तो कुछ तो डेजिग्नेशन अलग होना चाहिए, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो फिर कैसे चलेगा। तो ये वाला कुछ है, एमसीक्यूज में भी काम आ जाएगा, ठीक है। ऐसा सब पॉइंट जो है हमें थियोरिटिकली पूछ सकता है, कुछ एमसीक्यूज भी है हम लोग के यहाँ पर। चलो ये एक बार कर लेते हैं। बोला है आइडल टाइम इज द टाइम अंडर विच, बोलो कौन सा होगा आइडल टाइम। देखो इसमें बोला है बोथ ए एंड बी होगा, मतलब फुल वेजेस पेड टू वर्कर। हाँ देखो आइडल टाइम में हम लोग लेबर को वेजेस पे कर सकते हैं, ठीक है। होता भी है, नहीं डिपेंड करता है कि अगर हम लोग का आइडल टाइम कैसा है। आइडल टाइम दो तरीके का होता है, एबनॉर्मल और नॉर्मल। तो एबनॉर्मल मतलब क्या, जिसमें वर्कर का कोई गलती नहीं था। नॉर्मल मतलब जो रूटीन वर्क के लिए होता है, तो रूटीन वर्क में थोड़ी ना उनका पेमेंट काट सकते नहीं। और एबनॉर्मल अगर हमारा मटेरियल खत्म हुआ, हमारा पावर कट हुआ, तो भी उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर ये वाला तो होगा ही। और ये नो प्रोडक्टिविटी, हाँ ये बात भी सही है, आइडल टाइम में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब बोला है देखो कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ तो ये हम लोग का हो गया एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है, मतलब एबनॉर्मल रीजन से आइडल टाइम हो गया, तो एबनॉर्मल रीजन से हुआ तो वर्कर का तो गलती नहीं है, तो इससे हमारा जो लॉस हुआ वो कहाँ पर जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, ठीक है। तो टू का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या बोला है, टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय, टाइम और मोशन स्टडी कौन करता है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट, पेरोल, या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बोलो। पेरोल डिपार्टमेंट तो वेजेस कैलकुलेट करता है। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट एंड यहाँ देखो पेरोल वाला तो होगा नहीं, क्योंकि पेरोल वाला जो है वो तो वेजेस कैलकुलेट करता है। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट तो अभी हम लोगों ने टाइम कीपिंग के बारे में लिखा, देखो ना टाइम कीपिंग में क्या लिखा है। हम्म, और यहाँ पर मोशन स्टडी भी बोला है। अच्छा तो अगर तुम लोग मेरा पहला नोट एक बार देखोगे, एक बार पहला नोट निकाल सकते हो, मेरे पास यहाँ पर तो है नहीं। एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने पेरोल डिपार्टमेंट को जब डिस्कस किया था तो वहां पर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, वो वाला एक बार देखो तो समझ में आएगा। पहले दिन का आई थिंक।
Yes, ma'am. क्या लिखा था? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट अटेंडेंस और टाइम टेबल बताते हैं और उसमें पर्सनल डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स, वेज रेट और सैलरी डिटेल्स इन दोनों को मिलाकर पेरोल डिपार्टमेंट की मेल भेजता है। ठीक है, तो वहां पर देखो सारे डिपार्टमेंट का ही डिटेल्स हमें दिया हुआ है। तो इंजीनियरिंग तो होगा नहीं, पेरोल होगा। फिर पेरोल कैसे होगा? पेरोल डिपार्टमेंट जो बनाता है, बचा दो ही, टाइम कीपिंग और पर्सोनल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर बोला है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी भी बोला है। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा आंसर होना चाहिए बोलो? मोशन स्टडी क्या होता है? मोशन स्टडी का मतलब आई थिंक कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मतलब किसको रिक्रूट किए। यहाँ पर मोशन का मतलब वर्कर का, देखो कौन, हाँ वर्कर का मूवमेंट हो जाएगा मोशन स्टडी का मतलब। ये देखो एक्चुअली यहाँ पर टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो है वो हमें, हम लोग अटेंडेंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट टाइम स्पेंड जो है हर एक वर्कर जो आज अभी लिखा वो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मोशन स्टडी भी लगाया है। ठीक है, तो मोशन स्टडी का भी तो हमें देखना पड़ेगा। देखो मेंटेन ऑल पर्सनल एंड जॉब रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉय, वो होता है पर्सनल डिपार्टमेंट। ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट ना हर तरीके का वर्कर का काम करता है, जैसे कि पर्सनल जॉब रिलेटेड सारा डेटा, परफॉर्मेंस। ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट क्या करता है? एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करता है। देखो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करता है, पर्सनल डिपार्टमेंट का काफी सारा काम होता है। ठीक है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करता है। दूसरा देखो यहाँ पर और भी बता रहे, यहाँ पर बोल रहा है कि परफॉर्मेंस और ऑल पर्सनल एंड जॉब रिलेटेड रिकॉर्ड्स रखता है, जॉब रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये भी रखता है। और साथ ही साथ प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, ट्रेनिंग का भी अरेंजमेंट कौन करता है? पर्सोनल डिपार्टमेंट। ठीक है, न्यूली रिक्रूट एम्प्लॉइज के लिए। और यहाँ पर जो रिक्विजिशन क्वालिफिकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड, अच्छा कौन से लोगों को कौन से काम में रखना है। ठीक है, वही तो एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। तो ये सारा चीज बोला है। तो क्योंकि देखो टाइम रिकॉर्डिंग तो टाइम कीपिंग का है, लेकिन मोशन स्टडी भी बोला है ना, तो फिर हमें कौन सा बता, क्योंकि इसमें वो भी इंक्लूड हो सकता है। क्योंकि देखो वर्कर का सारा डिटेल्स पर्सनल डिपार्टमेंट के पास रहता है, स्पेसिफिकली टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के पास सिर्फ जो है टाइम का डिटेल्स रहता है कि कब आया कब गया, कौन सी जॉब में कितना टाइम बिताया, वो डिटेल्स लेकिन इसके पास भी रहता है। तो अगर टाइम के साथ साथ मुझे मोशन स्टडी भी बता दिया है तो फिर ये आंसर होना चाहिए। ये भी सही है, लेकिन दोनों बताया है और इसमें ऑप्शन में अगर पर्सनल डिपार्टमेंट, क्योंकि वो सारे डिटेल्स रखते हैं, वर्कर का कुछ भी ऐसा डिटेल्स नहीं है जो नहीं रखते, फिर हमें क्या बताना चाहिए? पर्सनल डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, टाइम कीपिंग भी सही है, टाइम का डिटेल्स तो टाइम कीपिंग वाला ही रखता है, वो तो पर्टिकुलरली रखता है, लेकिन पर्सनल डिपार्टमेंट सारा डिटेल्स रखता है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर 3 का फिर क्या देना चाहिए? बी बोलेंगे तो वो ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब देखो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, डज नॉट बोला है, ऑप्शन सी। अच्छा, तो यहाँ पर बोला है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग, बोल रहा है जिसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज। हाँ, जॉब सेटिस्फैक्शन, हाँ मोटिवेटिंग वर्कर, प्रॉपर सुपर, हाँ तो फिर इसका मतलब हाई लेबर टर्नओवर, ये कभी भी हमारे लेबर प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि अगर लेबर ज्यादा मेरा टर्नओवर होगा तो मेरा प्रोडक्टिविटी तो कम होगा ना, क्योंकि मेरा लॉस होता है। तो फिर आंसर क्या होगा? फोर्थ का सी ही होगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद देखो लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय, लेबर टर्नओवर को कैसे मेजर करोगे? नंबर ऑफ पर्संस रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। और देखते हैं क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन सेपरेटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये तो गलत है, देखो डिवाइडेड बाय क्या होता है? एवरेज वाला होता है, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। नंबर ऑफ पर्सन रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ पर्सन सेपरेटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन एट द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ पर्सन एट द, टू नहीं लिया है तो फिर सी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज नहीं किया है, डेटा तो बाकी सब सही लिखा है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं हुआ है, तो फिर एक ही सही दिख रहा है, कौन सा? क्योंकि यहाँ लैंग्वेज एवरेज लिख दिया है। ठीक है, 2 नहीं लिया हुआ तो क्या हुआ? एवरेज तो लिख दिया मतलब ही 2 हो गया। ठीक है, तो 5 का हम लोग का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
अच्छा, फिर 6 नंबर टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग रेफर्स टू मेथड, अभी शायद लिखवाया टाइम बुकिंग का, टाइम बुकिंग मेथड है, ठीक है। टाइम स्पेंट ऑन ए पर्टिकुलर जॉब, हाँ टाइम बुकिंग में हम लोग वही देखते हैं कि एक जॉब में एक एम्प्लॉय ने कितना टाइम बिताया, ठीक है। तो सी का सॉरी 6 का डी हो जाए। अच्छा, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स कौन सा? ऑल ऑफ द अबव, वेजेस, सैलरी, अलाउंस, इंसेंटिव, पेमेंट फॉर ओवरटाइम, सारा, ठीक है। 8th का एक कैलकुलेशन है, बोला है इफ द टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम देन द वेजेस अंडर रो वन और हेल्थ प्रीमियम प्लान ऑन कंपैरिजन गिव्स। तो देखो, एक हम लोगों ने फॉर्मूला क्वेश्चन किया था ना, जहां पर हम लोगों ने देखा था कब इक्वल कब होता है, जब टाइम अलाउड, देखो देखो मुझे याद नहीं है, सब लिखा है हम लोगों ने, एक कैलकुलेशन किया भी था। इक्वल कब होता है, देखो इक्वल नहीं होगा ये जो लिखा हुआ है, जब 50% ऑफ टाइम, देखो क्या, 50% ऑफ टाइम अलाउड इक्वल टू टाइम टेकन। अच्छा यहाँ क्या वही बोला है, 50% ऑफ टाइम अलाउड इक्वल टू टाइम टेकन। टाइम टेकन, क्या ये वो लिखा हुआ है? लेस देन 50% बोला है ना, तब तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब बाकी बचा ए बी डी, देखो कौन होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को कोई भी एक डेटा लेके अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू लेके सोचो, तो कैसे सोचोगे? स्टैंडर्ड टाइम कर लो कितना, मतलब टाइम अलाउड कर लेते सपोज 4 आवर्स, ठीक है। अब बोला है टाइम सेव्ड क्या होना चाहिए, बोल रहा है टाइम सेव्ड इज 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम का 50% कितना होगा? 2 आवर्स। 2 आवर्स से भी कम करना पड़ेगा, मतलब 1 आवर। तो अगर 1 आवर हमें टाइम सेव्ड करना है तो टाइम टेकन कितना करना पड़ेगा? 3 आवर्स। अगर हम 3 आवर्स टाइम टेकन करेंगे तभी ना मेरा टाइम सेव्ड 1 आवर आ सकता है। ऐसे सिचुएशन में हमारा वेजेस हेल्थ में क्या होगा, चलो हम वेजेस ले लेते हैं 2 रुपए पर आवर, ठीक है। तो टाइम लिया है कितना, 3 घंटा, 3 into 2, ये नॉर्मल वेजेस 6 रुपीज, और बोनस आ जाएगा 50% ऑफ टाइम से, हाँ मतलब 1 रुपए का 50% into 2 मतलब 1 रुपया, यानी टोटल कितना हो गया 7 हेल्थ से में। अच्छा, अब सेम चीज को रो 1 में देखेंगे, टाइम सेव्ड, टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस 6, तो ये कितना होता है 6/4, चेक कर। 1.5, और नॉर्मल वेजेस इस पे ऐड होगा 6 रुपीज, कितना होगा? तो कौन ज्यादा होगा? तो फिर कौन सा होगा? मोर वेजेस टू वर्कर अंडर वन प्लान देन से, मतलब 8 का ए होना चाहिए, हाँ सही। तो ऐसे सोचना पड़ेगा हम, ठीक है, कोई भी एक डेटा लेके, तो 8 का ए हो जाएगा। इक्वल इस पे होता है, ये 50% लेस बोला था ना, नहीं कोई भी डेटा से कर सकते हैं। 9th नंबर का देखो, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब बोला है 60 आवर्स एंड गारंटेड टाइम रेट 0.30 पर आवर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस अंडर रो 1, निकालो। रो 1 में क्या होगा, अगर जॉब कंप्लीट करने में 48 आवर्स लगा, $70.28. 17.2 मतलब बी, आंसर भी तो बी बोल रहे हैं। 48 आवर्स लगा है, 0.30 करके पेमेंट है, ये नॉर्मल वेजेस हो जाएगा, ठीक है। और जो बोनस होगा वो कैसे निकालोगे, टाइम सेव 60 माइनस 40, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू ये जो कैलकुलेट करने पे आ रहा है, ये कितना आ रहा है? अब ये पूरा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ये 14.4 प्लस ये जो आएगा दोनों मिला के 17.28, मतलब ये देख लो फिर कितना आना चाहिए, 2.88। ये कैलकुलेट करने से 2.88, तो ये हो जाएगा 17.28, तो ऑप्शन बी ठीक है। और 2 है, important factors for control of employee cost can be time and motion study, control over idle time and overtime, control over employee time, all of the, ठीक है। सारी चीज को मेंटेन करेंगे तभी होगा। अच्छा, फिर इसके बाद out of the following methods attendance is marked by recognizing an employee based on physical and behavior traits, कौन सा वाला होगा? फिजिकल बोला है,
फिजिकल सारा कैसे होगा? फिजिकल आँख हाथ तो बायोमेट्रिक होगा सारा कैसे? तो पंच कार्ड फिजिकल कुछ थोड़ी ना यूज होगा। हाँ तो फिजिकल बोला है ना, फिजिकल में। हाँ मतलब वही, तो वो हो जाता है, देखो सबका अलग अलग हुआ ना। बायोमेट्रिक का फायदा क्या है, थोड़ी ये क्या है, ये 10 जो फिंगरप्रिंट है, ये दोनों हाथ में हम लोग का जो 5 5 10 फिंगरप्रिंट्स, ये किसी के साथ किसी का मैच नहीं होता, तभी तो आधार कार्ड में हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि कौन है। तो वही बायोमेट्रिक वाला होगा, क्योंकि बोला है बेस्ड ऑन फिजिकल एंड बिहेवियर, ठीक है। ये सब फिजिकल नहीं होता है, ठीक है। इसमें पंच कार्ड कोई भी मेरे जगह पे कर सकता है, लेकिन बायोमेट्रिक जो है जिसका है वही कर सकेगा, कोई और नहीं कर सकेगा। लास्ट, if overtime is required for meeting urgent order, the overtime premium should be charged. अर्जेंट ऑर्डर आया तो उस ऑर्डर के लिए अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसी जॉब पे जाएगा, ठीक है। उस कस्टमर से रिकवर करेंगे तो उस जॉब पे उसको ऐड कर देंगे, तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो लेबर हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया, एक बाकी है 11 वाला, वो नेक्स्ट क्लास में ओवरहेड स्टार्ट करने के पहले हम बता देंगे थियोरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। फिर आज इतना ही। 5 मिनट वेट करेगा, बाय मैम। आधा काम करेगा।